अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय अमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। कम लोगों को ये बात मालूम होगी कि हमारे ज़माने में मुजरिमों को पकड़ने का माहाना एक कोटा हुआ करता था, और ये कोटा हर थाने की हदूद में पाए जाने वाले गांव देहात की वसअत, तादाद और वहां बसने वाले अफराद की कमियों ज़ाती पर मुनहसर होता था। चुनाचे बाज़ थानों के लिए ये कोटा मुख्तसर और बाज़ के लिए खासा सेहतमंद हुआ करता था। हर थाना इंचार्ज की ये ड्यूटी होती थी कि वो महीने के इख्तिताम पर अपने थाने के कोटे को पूरा करे। लिहाजा महीने की आखिरी तारीखों में पकड़ धकड़ का सिलसिला उरूज पर होता था। मैं दूसरे थाना इंचार्ज के बारे में कोई तबसरा करना मुनासिब नहीं समझता। अलबत्ता अपने हवाले से मैं पूरी दयानतदारी के साथ ये कह सकता हूँ कि बाज़ औक़ात मुझे इस कोटा सिस्टम की बारीकियों से गुजरना पड़ता था, लेकिन मैंने कभी किसी बेगुनाह के साथ ज़्यादती नहीं की थी। हर थाने में इर्द गिर्द के इलाकों में पाए जाने वाले आदि मुजरिमों की फहरिस्त मौजूद होती है। मैं किसी पेशावर चोर उचक्के को पकड़कर एक रात के लिए अपने थाने की हवालात में बंद कर दिया करता था और अगली सुबह या दोपहर में उसे जाने की इजाज़त दे देता था। इस तरह कानूनी फाइलों का पेट भरने के लिए खाना पूरी भी हो जाती थी और किसी के साथ जुल्म भी नहीं होता था। इस तवील तमहीद के बाद मैं असल वाक़ई की तरफ आता हूँ। इन दिनों मेरी तैनाती ज़िला लायलपुर के एक दूर दराज के थाने में थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि वो माह मार्च की आखिरी तारीख थी, यानी 31 मार्च। मौसम बहार का आगाज़ हो चुका था। मज़कूरा थाने में चार्ज संभाले अभी मुझे चंद रोज़ ही हुए थे। दोपहर का वक्त था। मैं थाने में बैठा रोज़मर्रा के मामूलात निपटा रहा था कि ASI जहांज़ेब ने मेरे पास आकर कहा, मलिक साहब, आज महीने की आखिरी तारीख है और हमें इस माह का कोटा पूरा करना है। मैं फ़ौरन जहांज़ेब की बात की तह में उतर गया और चौंके हुए लहजे में इससे पूछा, कितनी कमी है? सिर्फ एक बंदे की ज़रूरत है जनाब, उसने कहा। जहांज़ेब, मुझे तो इस थाने में आए जुमा 8 दिन हुए हैं। तुम काफ़ी अरसे से यहाँ काम कर रहे हो। ज़रा थाने से बाहर निकलो और हाथ पाँव को हरकत दो। तुम यहाँ के एक एक जुर्म पेशा बंदे को अच्छी तरह जानते हो। एक आध बंदा घेर कर थाने लाना तुम्हारे लिए कौन सा मुश्किल काम है? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है मलिक साहब। वो अपने बाएं हाथ को मखसूस अंदाज में हरकत देते हुए बोला। बस आपकी तरफ से इजाज़त का इंतज़ार था। मैं अभी जाता हूँ और इंशाल्लाह कामयाब लौटूंगा। इजाज़त तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, मैंने दो टोक अंदाज में कहा, लेकिन मेरी एक बात को जहन में रखना जहांज़ेब, किसी मासूम और बेगुनाह इंसान के साथ कोई ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। आप बेफिक्र हो जाएं मलिक साहब, मैं आपको किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं दूंगा। वो अपने सीने पर हाथ रखकर गहरी संजीदगी से बोला, मैंने चंद रोज़ आपके साथ काम करके बड़ी अच्छी तरह ये बात समझ ली है कि आप किस टाइप के थानेदार हैं। वेरी गुड। मैंने सताइशी अंदाज में उसकी तरफ देखा और कहा, अगर तुम मेरे मिजाज और फितरत को समझने लगे हो तो फिर तो हमारी खूब निभेगी इंशाअल्लाह। वो ज़ेर मुस्कुराते हुए फ़ख्रिया लहजे में बोला। जहांज़ेब के जाने के बाद मैं इसी के बारे में सोचने लगा। मगरिब से पहले ASI लौट आया। अपने दावे के मुताबिक वो खाली हाथ वापस नहीं आया था। उसके हाथ लगभग 40 साल की उम्र का एक गरीब सूरत शख्स भी था। इस बंदे को देखकर मेरे जहन में पहला ख्याल ये आया कि कहीं जहांज़ेब ने इसके साथ कोई ज़्यादती तो नहीं कर दी। जहांज़ेब बड़े फ़ख्र से इस बंदे को मेरे सामने पेश करते हुए बोला, मलिक साहब, बंदा हाजिर है। ये कौन है? मैंने ASI से पूछा। और उसने क्या जुर्म किया है? मेरा नाम मंजूर है थानेदार साहब, वो आजिज़ी से बोला। और मैंने कोई जुर्म नहीं किया सरकार। मैंने घूर कर उसकी तरफ देखा और पूछा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि मेरा बंदा तुम्हें खामखा ही पकड़ लाया है? बात के इख्तिताम पर मैंने सवालिया नज़र से जहांज़ेब की तरफ देखा तो वो जल्दी से बोला, मलिक साहब, मैं बताता हूँ। मैं जहांज़ेब की तरफ मुतवज्जा हो गया। इन लम्हात में मेरे जहन में यही ख्याल आया था कि शायद जहांज़ेब गिनती पूरी करने के चक्कर में मंजूर नामी इस बंदे को उठा लाया। बहरहाल हक़ाइक़ तक रसाई हासिल करने के लिए दोनों का मौक़िफ़ सुनना ज़रूरी था। मलिक साहब, झूरा बहुत बदतमीज़ आदमी है। ASI ने बोलना शुरू किया ही था कि मैंने हाथ के इशारे से इसे रोक दिया और पूछा, ये झूरा कौन है? यही है जनाब, मंजूर अहमद उर्फ झूरा मछली फरोश। वो मंजूर की तरफ इशारा करते हुए बोला, इसने आज मास्टर इनायत जैसे भले मानस के साथ बड़ी ज़्यादती की है।
किसी शरीफ आदमी का गिरेबान पकड़कर उसे गालियां देना और फिर धक्के देकर अपने ठेले से भाग जाने को कहना तो खुली दुश्मनी, खुली बदमाशी है। मलिक साहब ये एक रात हवालात में गुजारेगा तो इसके दिमाग की सारी गर्मी निकल जाएगी। फिर ये किसी के साथ बदतमीजी करने से पहले 100 बार सोचेगा। एएसआई की बात मुकम्मल हो गई तो मैं झूरा मछली फरोश की जानिब मुतवज्जा हो गया और रौबदार आवाज़ में पूछा, हाँ भाई झूरा, क्या तुमने इंसानों को भी मछलियाँ समझ रखा है कि जिसके साथ जो तुम्हारा दिल चाहेगा वो सलूक करोगे? थानेदार साहब मेरी कोई गलती नहीं है। वो दोनों हाथ जोड़कर मिन्नतरेज लहजे में बोला, मैं तो एक सीधा सादा अमन पसंद इंसान हूँ। नहर के किनारे बने हुए तालाब में से मछलियाँ पकड़ता हूँ और फिर कस्बे के बाजार में ले जाकर अपने ठेले पर रखकर इन्हें बेचता हूँ। मेरा किसी से क्या लेना देना? जब तुम्हारा किसी से कोई लेना देना नहीं तो फिर तुमने मास्टर इनायत के साथ बदतमीजी क्यों की? मैंने सख्त लहजे में इस्तफसार किया। मैं अगर चाहता तो एक भी सवाल किए बगैर झूरे को हवालात में डाल देता, हमारा मार्च का कोटा पूरा हो जाता। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरा ये अमल इंसाफ के उसूलों के मुनाफी होता, लिहाजा मैं अपनी तसल्ली और ज़मीर के इत्मीनान के लिए इससे पूछताछ कर रहा था। थानेदार साहब बर्दाश्त की भी कोई हद होती है, वो बरहमी से बोला। इस मास्टर इनायत ने काफ़ी दिनों से मेरा दिमाग ख़राब कर रखा था। मैं न सिर्फ इसकी रोज़ सुन लेता बल्कि इसके कहे पर अमल भी करता जा रहा था, लेकिन आज तो मेरी खोपड़ी ही घूम गई। मैं इसकी उम्र का एहसास करते हुए बर्दाश्त करता चला जा रहा था। बस जनाब। ज़रा देर को रुककर उसने गहरी सांस ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, आज मेरा सब्र जवाब दे गया और मेरे हाथ उसके गिरेबान तक जा पहुँचे। मंतकी तौर पर झूरे की बात में वज़न नज़र आता था, इसका तज्जिया इंसानी नफ्सियात के ऐन मुताबिक था, लेकिन मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी था कि मास्टर इनायत ने झूरे के साथ ऐसा क्या कर दिया था जिसके नतीजे में उसके सब्र का पैमाना छलक उठा। मास्टर इनायत तुमसे क्या कहता था? मैंने झूरे से पूछा। और तुम इसकी कौन सी बातों पर अमल करते चले जा रहे थे? मेरे सवाल के जवाब में झूरे ने एक दिलचस्प कहानी सुनाई। मैं इसका खुलासा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ ताकि कहानी की संजीदा फिजा में कुछ लताफत पैदा हो और आप भी थोड़ा इंजॉय कर सकें। झूरे ने मुझे बताया कि उसने अपने ठेले पर एक बोर्ड नस्ब कर रखा था जिस पर जली हरूफ में ये इबारत दर्ज थी, यहाँ पर ताज़ा मछली फ़रोख्त होती है। एक रोज़ मास्टर इनायत झूरे के ठेले पर पहुँचा। रस्मी अलेक सलेक के बाद उसने झूरे से पूछा, क्या इस कस्बे में कोई और शख्स भी मछली फ़रोख्त करता है? मास्टर इनायत को मछली का कोई गाहक समझकर झूरे ने खंदा पेशानी से उसका इस्तकबाल किया था, लेकिन इससे पहले कि मास्टर इनायत मछली के नर्ख दरियाफ्त करता और भाव-ताव के बाद इससे मछली खरीदता, इसने झूरे से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर दिया था। झूरे ने इसके इस्तफसार का बुरा नहीं मनाया और पेशावराना मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, नहीं मास्टर जी, नजीबाबाद में मछली बेचने वाला मैं वाहिद बंदा हूँ और ये बात नजीबाबाद में बसने वाले लगभग 1000 अफराद को मालूम भी है। मास्टर इनायत ने सवालिया अंदाज में झूरे की तरफ देखा। कस्बा नजीबाबाद में काफ़ी घर थे, इस हिसाब से नजीबाबाद को 1000 नफूस का कस्बा कहा जा सकता था। जी सबको पता है, झूरे ने बड़े फ़ख्र से जवाब दिया। अल्लाह के बंदे, मास्टर इनायत ठहरे हुए लहजे में बोला, जब इस कस्बे में बसने वाले बच्चे बच्चे को ये बात मालूम है कि तुम नजीबाबाद के वाहिद मछली फरोश हो, तो फिर तुमने बोर्ड पर यहाँ पर के अल्फाज क्यों लिखवाए हैं? इससे तो यही तासुर मिलता है कि यहाँ के अलावा वहाँ यानी कहीं और भी मछली फ़रोख्त हो रही है। मास्टर इनायतुल्लाह की बात झूरे की समझ में आ गई और उसने बोर्ड पर से यहाँ पर के अल्फाज मिटवा दिए। अब वहाँ पर ये इबारत रह गई, ताज़ा मछली फ़रोख्त होती है। 2 रोज़ के बाद मास्टर इनायत फिर इधर से गुजर रहा था तो झूरे ने बड़े अदब से इसे सलाम किया। मास्टर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इंस्पेक्टर। मास्टर इनायत ने बड़ी करारी आवाज़ में उसके सलाम का जवाब दिया और कहा, झूरे एक बात तो बताओ। जी पूछें। झूरा उसकी जाने मुतवज्जा हो गया। क्या कभी तुमने अपने ठेले पर बासी मछली भी फ़रोख्त की है? मास्टर इनायत ने इससे पूछा। नहीं जी, कभी नहीं। झूरा नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला, मैं रोज़ाना सुबह तालाब में से ताज़ा मछली पकड़ता हूँ और दिन भर अपने ठेले पर रखकर बेचता हूँ। जब मछली ख़त्म हो जाती है तो मैं घर चला जाता हूँ और अगले रोज़ दोबारा ताज़ा मछली के साथ बाज़ार में आ जाता हूँ। मास्टर इनायत ने पुरसोच अंदाज में गर्दन हिलाई, फिर बोला,
और पूरा नजीबाबाद इस हकीकत से आगाह है कि तुम रोज़ाना ताज़ा मछली फरोख्त करते हो। हाँ मास्टर जी, आज तक किसी ने शिकायत नहीं की। तो फिर? मास्टर इनायत बोर्ड की जानिब उंगली से इशारा करते हुए बोला, ये ताज़ा का लफ्ज़ गैर ज़रूरी है, इसे भी मिटवा दो। मास्टर इनायत के मशवरे में अच्छा खासा वज़न था। झूरे ने इसी रोज़ मास्टर इनायत की हिदायत पर अमल करते हुए बोर्ड पर से लफ्ज़ ताज़ा हज़फ करा दिया। चुनाचे मज़कूरा बोर्ड की इबारत इस तरमीम के बाद कुछ इस तरह हो गई, मछली फ़रोख्त होती है। चंद रोज़ के बाद एक मरतबा फिर मास्टर इनायत झूरे के ठेले पर मौजूद था। अब की बार इसने झूरे से कहा, यार तुम्हारे ठेले से 200 कदम दूर हूँ, तो मखसूस बू की वजह से बखूबी पता चल जाता है कि यहाँ आसपास कहीं मछली रखी हुई है। थोड़ा आगे बढ़ें तो तुम्हारा ठेला और उस पर सजी हुई मछलियाँ भी नज़र आ जाती हैं। मेरे ख्याल में इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे बोर्ड पर मछली का लफ्ज़ लिखा हुआ है या नहीं। तुम इस बारे में क्या कहते हो? आपकी बात दिल को लग रही है मास्टर जी, झूरे ने किसी फर्माबरदार शागिर्द की तरह जवाब दिया। मास्टर इनायत ने पूछा, फिर क्या इरादा है? मैं आज ही लफ्ज़ मछली को साफ करा दूंगा। शाबाश। मास्टर इनायत ने सताइशी नज़र से उसकी तरफ देखा और आगे बढ़ गया। इसी शाम झूरे ने बोर्ड पर से मछली का लफ्ज़ खुरच डाला। अब बोर्ड पर यह लिखा हुआ था, फरोख्त होती है। इसी बोर्ड को अपने ठेले पर सजाए अगले रोज़ भी झूरा अपने धंधे पर निकल खड़ा हुआ और पूरा दिन वो मास्टर इनायत का इंतज़ार करता रहा ताकि इससे पूछ सके कि फ़रोख्त होती है का क्या करना है, लेकिन मास्टर इनायत इसे कहीं दिखाई नहीं दिया। लोगों ने इस नौइयत का अनोखा बोर्ड ठेले पर लगा देखा तो झूरे का खूब मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। भाई क्या फ़रोख्त होती है? ये तुमने कौन सा धंधा शुरू कर दिया कि बराए फ़रोख्त चीज़ का नाम पता मालूम नहीं? कहीं तुमने मनशियात फरोशी तो शुरू नहीं कर दी? अलगर्ज जितने मुंह उतनी बातें। झूरे ने लोगों के तानों से तंग आकर फ़रोख्त होती है के अल्फाज को भी साफ करा दिया। अब बोर्ड पर कोई भी तहरीर बाकी नहीं थी। 31 मार्च की सपहर मास्टर इनायत एक तरफ से नमूदार हुआ। उसका रुख झूरे के ठेले की जानिब था। करीब पहुंचकर उसने नॉर्मल अंदाज में झूरे को सलाम किया। झूरे ने हस्बे मामूल उसके सलाम का जवाब दिया। इनके बीच रस्मी अलेख सलेख हुई। फिर अचानक मास्टर इनायत बोर्ड की जानिब इशारा करते हुए तादीबी अंदाज में बोला, झूरा तुम भी अजीब किस्म के अहमक हो। ठेले पर सादा बोर्ड लटका रखा है, इस तरह क्या खाक धंधा करोगे? पागल इंसान की पब्लिसिटी का ज़माना है। अगर कारोबार को चलाना है तो इस बोर्ड पर अपने धंधे की मुनासबत से चंद तारीफ़ी कलमात लिखवा लो। और मास्टर इनायत का बयान यहीं तक पहुंचा था कि झूरे को अपने जज्बात पर काबू न रहा और वो काम धंधा छोड़कर तेज़ी से मास्टर इनायत पर झपटा। फिर इसका गिरेबान पकड़कर गुस्सीले अंदाज में इसकी मिजाज पुरसी करने लगा। ये थे वो हालात जिनकी रोशनी में मंजूर अहमद उर्फ झूरा इस वक्त मेरे सामने खड़ा था। मास्टर इनायत ने इस बेचारे के साथ जो हैंड किया था, इसके नतीजे में झूरे का रद्द-ए-अमल मुझे इंतहाई फितरी लगा था। मैं झूरे को इतना ख़तावार नहीं समझता था कि रात भर के लिए इसे हवालात में बंद कर देता। वो कोई आदी मुजरिम नहीं था। मास्टर इनायत ने इसके जज्बात के साथ जो खिलवाड़ की थी, उसके रिजल्ट में तो झूरे को इसी तरह ब्लास्ट होना चाहिए था। मैंने झूरे की तरफ देखते हुए समझाने वाले अंदाज में सरजिश की, झूरा अपने दिमाग को काबू में रखो। गुस्सा अच्छी चीज़ नहीं है। अभी तो गर्मी सही मायनों में शुरू भी नहीं हुई और तुमने लोगों पर गर्मी दिखाना शुरू कर दी। जी सरकार, मुझे माफ़ कर दें, वो आजिज़ी से बोला। मैं आइंदा अपने दिमाग को ठंडा रखूँगा। ये तुम्हारी पहली शिकायत मुझ तक पहुँची है, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, मैंने दो टोक अंदाज में कहा। अगली बार अगर तुमने ऐसी कोई हरकत की तो सीधा जेल भेज दूँगा। जी सरकार, मैं समझ गया, वो ममनूनियत भरे अंदाज में बोला। मैंने इसे जाने की इजाज़त दे दी। एएसआई को मेरी यह अदा अजीब सी लगी। वो उलझन-ज़दा लहजे में बोला, मलिक साहब, ये आपने क्या किया? अब इस मखसूस कोटे का क्या होगा जो हमने आज की तारीख में पूरा करना है? अगर हमने वो कोटा पूरा न किया तो ऊपर से बात-पूछ किससे की जाएगी? मैंने एएसआई की आंखों में देखते हुए पूछा। तुमसे या मुझसे? जाहिर है जी, बात-पूछ तो आप ही से की जाएगी। वो बदस्तूर उलझन-ज़दा नज़र से मुझे देखते हुए बोला, क्योंकि इस थाने के इंचार्ज आप ही हैं। फिर तुम्हें किस बात की फ़िक्र लगी हुई है? वो जनाब, थाने की साख का ख्याल भी तो रखना पड़ता है ना। मेरे कड़े इस्तफसार पर वो गड़बड़ाए हुए लहजे में बोला। हाँ, तुम्हारी इस बात में खासा वज़न है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा।
ज़रा रोज़ नामचा लेकर मेरे पास आओ, थाने की साख को भी देख लेते हैं। मैंने लम्हाती तवक्कुफ किया, फिर खुद कलामी के अंदाज में कहा, थाने की साख के साथ हमारी इज्जत और आबरू जुड़ी हुई है, इसका ख्याल हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। एएसआई कुछ न समझने वाले अंदाज में उठा और रोज़ नामचे को लेकर वापस आ गया। मैंने उसके हाथ से रोज़ नामचा लेकर इसमें कुछ इंदिराज किया, फिर एएसआई की जानिब बढ़ाते हुए कहा, चेक कर लो, आज की तारीख में थाने की साख महफूज हो गई है या कोई कसर बाकी है। मैंने रोज़ नामचे में 31 मार्च की दोपहर में मंजूर अहमद उर्फ झूरा की गिरफ्तारी दिखाई थी और कड़ी बातपूछ के बाद इसी तारीख की शाम में इसकी रिहाई का जिक्र किया था। वजह गिरफ्तारी दंगा फसाद और सबब रिहाई सुलह सफाई बताया गया था। दोनों पार्टियों को रोज़ नामचे के रिकॉर्ड के मुताबिक गले मिलकर खुशी खुशी थाने से रुखसत कर दिया गया था। मलिक साहब, आपने बड़ी कारीगरी दिखाई है, वो रोज़ नामचे का जायज़ा लेने के बाद बोला। इसको कहते हैं ना हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा आए। जहाँ ज़ेब, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, अगर तुम किसी गुनाहगार को सज़ा ना दिलवा सको तो ये इतना संगीन जुर्म नहीं है जितना ये कि तुम किसी बेगुनाह को सज़ा दिलवा दो। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। तुम जो केस पकड़ कर लाए थे, मैं इसमें मास्टर इनायत को ज़्यादा कसूरवार समझता हूँ, मैंने कहा। इसके रवैये ने झूरे के जज्बात को बुरी तरह मजरू किया था, जिसके नतीजे में वो एक रोज़ मुश्तइल होकर मास्टर इनायत पर झपट पड़ा। किसी दिन इस मास्टर जी को पकड़कर थाने लाना, मैं इसका खुसूसी इंटरव्यू करना चाहता हूँ। ज़रा मालूम तो हो कि इसने झूरे के साथ ये सब क्यों किया। आप जब कहें मैं मास्टर इनायत को पकड़ लाऊंगा, वो बड़े अज़्म से बोला। ऐसी कोई जल्दी नहीं है, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। फिर पूछा, क्या वो नजीबाबाद के स्कूल ही में पढ़ाता है। कस्बा नजीबाबाद में एक ही प्राइमरी स्कूल था जिसमें लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ते थे। मास्टर इनायत के झूरे के साथ बर्ताव को देखकर मुझे इस बात की फिक्र हो गई थी कि वो खिसका हुआ मास्टर मासूम ज़हनों के साथ क्या सलूक करता होगा। इनायत स्कूल मास्टर नहीं है मलिक साहब, जहाँ ज़ैब ने मुझे बताया। फिर इसके नाम के साथ मास्टर का दुमछल्ला क्यों लगा हुआ है, इस बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, वो माजरत खाना अंदाज में बोला। वो इस इलाके का पुराने रहने वाला नहीं, वो कुछ अर्सा पहले ही नजीबाबाद आया है। सुना है इससे पहले वो ज़िला केला शेखुपुरा में रहता था। मैं इसके बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करने के बाद आपको बताऊंगा मलिक साहब। ठीक है, मैंने उससे इस बात में गर्दन हिलाकर कहा। ज़िला लायलपुर और ज़िला किला शेखुपुरा अजली और अब्दी पड़ोसी अजला हैं, लेकिन इम्तिदाद ज़माना ने इनमें काफ़ी तब्दीलियाँ पैदा कर दी हैं। लायलपुर फैसलाबाद बन गया है और किला शेखुपुरा में से किला गायब हो गया है। नई नस्ल इसे सिर्फ शेखुपुरा के नाम ही से जानती है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि ये दोनों अजला आज भी एक दूसरे के साथ पड़ोसी की हैसियत ही से हैं। 4 अप्रैल की सुबह में हस्बे मामूल तैयार होकर थाने पहुंचा तो पता चला कि एक औरत मेरे इंतज़ार में बैठी है। मैंने मज़कूरा औरत को फ़ौरन अपने कमरे में बुला लिया। इतनी सुबह किसी औरत का थाने आना यही जाहिर करता था कि वो किसी मुसीबत में है। थोड़ी ही देर के बाद कांस्टेबल ने इस औरत को मेरे पास पहुंचा दिया। मेरे अंदाजे के मुताबिक इसकी उम्र 35 के करीब थी। वो दरमियाने कद की मालिक गंदुमी रंगत वाली एक खुश शक्ल औरत थी। चेहरे से वो काफ़ी फिक्रमंद दिखाई देती थी। मैंने नरम लहजे में कहा, बैठो बीबी। वो अपनी चादर को संभालते हुए मेरे मेज़ की दूसरी जानिब बिछी कुर्सी पर बैठ गई। तुम काफ़ी परेशान नज़र आ रही हो, मैंने उसके चेहरे पर निगाह डालते हुए कहा। मुझे बताओ, मसला क्या है। मैं अपने घर वाले की तरफ से बहुत परेशान हूँ मलिक साहब, वो रुहासी आवाज़ में बोली। तुम्हारे खामिद का नाम क्या है, मैंने हमदर्दी भरे अंदाज में पूछा, और इसे क्या हुआ है जो तुम इस कदर घबराई हुई हो। झूरा रात को घर नहीं पहुँचा, वो गुलूगीर आवाज़ में बोली। झूरे के नाम पर मैं चौंका और सीधा होकर बैठ गया। फिर मैंने पूछा, क्या तुम इसी झूरे की बीवी हो जो नजीबाबाद के मेन बाज़ार में मछली का ठेला लगाता है। जी जी, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोली। क्या आप मेरे घर वाले को जानते हैं, उसने हैरत भरे लहजे में पूछा। कुछ खास तो नहीं जानता, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। बस एक आध बार मुलाकात हुई है। लम्हाती तवक्कुफ के बाद मैंने इजाफा किया, क्या झूरे का मास्टर इनायत से दोबारा झगड़ा तो नहीं हो गया। नहीं जी, मास्टर इनायत से तो उसकी बातचीत ही बंद है। फिर किसी और गाहक के साथ कोई मुँह मारी। नहीं थानेदार साहब, कल तो झूरे ने ठेला लगाया ही नहीं, उसने बताया।
फिर वो कहाँ गया था जो रात को वापस घर नहीं आया? मैंने तेज लहजे में कहा। मैं बताती हूँ जी, वो एक गहरी सांस खारिज करते हुए बोली। झूरा हफ्ते में एक दिन ठेला नहीं लगाता, समझ लें कि उसकी छुट्टी होती है। कल भी उसकी छुट्टी का दिन था, इसलिए वो चुन्नीवाल चला गया था और ये कहकर गया था कि रात को वापस आ जाएगा, मगर वो नहीं आया। बोलते बोलते उसकी आवाज़ भर्रा गई। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद उसने कहा, मैंने सारी रात बड़ी अजियत में गुजारी है और सुबह होते ही मैं आपके पास चली आई हूँ। बात के इख्तिताम पर वो रो देने के वो दुपट्टे के पल्लू से अपनी नम आंखों के गोशे खुश्क करने लगी। मौजा चुन्नीवाल कस्बा नजीबाबाद से 5 मील के फासले पर मगरिब में वाक़ था। इन दोनों गांव के बीच घना जंगल पाया जाता था और इस जंगल के वसत में एक नहर शुमालन जुनूबन बहती थी। ये दोनों देहात मेरे थाने की हुदूद में आते थे। मेरे इस्तफसार पर झूरे की बीवी ने अपना नाम सफिया बताया था और ये बात भी मेरे इल्म में आ गई थी कि इनकी शादी को लगभग 15 साल का अरसा गुजर गया था, मगर वो अभी तक औलाद ऐसी नेमत से महरूम थे। बच्चों के ना होने का दुख कोई बे औलाद ही जान सकता है। मैंने उससे कहा, सफिया, झूरा चुन्नीवाल क्या लेने आया था? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। वहाँ उसका एक दोस्त रहता है, उसने मेरे सवाल के जवाब में बताया। उसका नाम तनवीर जट है। झूरा तनवीर जट से कुछ रकम लेने गया था। रकम के नाम पर मेरे कान खड़े हो गए। मैंने इस्तरारी लहजे में पूछा, कितनी रकम? 1000 रुपये, उसने जवाब दिए। ओह! मैं गहरी सांस खारिज करके रह गया। मेरी हैरत का सबब ये था कि जिस ज़माने का ये वाक़या है, तब 1000 रुपये खासी बड़ी रकम शुमार होता था। आजकल अगर इस ज़माने का जिक्र करें तो नई नस्ल इसे कोई फिक्शन स्टोरी समझती है। आप खुद सोचें कि मौजूदा ज़माने के मम्मी डैडी चिकन बर्गर बच्चों को किस तरह यकीन आएगा कि इस ज़माने में सोना 80-90 रुपये तोला यानी 10 रुपये का फ़ी ग्राम और आला दर्जे की गंदम 5 रुपये फ़ी मन फ़रोख्त होती थी। नई नस्ल तो इस बात का मजाक ही उड़ाएगी ना कि मैं जिस 1000 रुपये को बहुत बड़ी रकम कह रहा हूँ, इतने पैसों की तो वो एक वक्त में आइसक्रीम खा जाते हैं। ऐसी सोच रखने में इनका कोई कसूर नहीं है। वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान के अलावा रुपए पैसे की इज्जत और तौकीर भी जाती रही है। शायद इसी को इनकलाबात ज़माना और नए रंगीए दौरा कहा जाता है। ये 1000 रुपया झूरा तनवीर जट से किस सिलसिले में लेने गया था? मैंने सफिया से पूछा। उधार, उसने बताया। असल में बात यह है कि नहर के किनारे ज़मीन का एक टुकड़ा हमें 1500 रुपये में मिल रहा है। 500 रुपये हमारे पास रखे हैं। झूरा अपने दोस्त से 1000 रुपया कर्ज मांगने चुन्नीवाल गया था ताकि हम ज़राई अराजी का ये टुकड़ा ख़रीद लें। नजीबाबाद और चुन्नीवाल के दरमियान, जैसा कि मैंने पहले बताया, एक घना जंगल पाया जाता था जिसमें इंसान या तो ज़ाती सवारी यानी घोड़े वगैरह पर सफ़र कर सकता था और या फिर पैदल। लोग उमूमन पैदल सफ़र से गुरेज करते थे क्योंकि जंगल के साथ डाकुओं के बाज़ किस्से जुड़े हुए थे। मेरे लिए ये सब सुनी सुनाई बातें थीं। अगर मैं कुछ अरसे के लिए इस थाने में टिक जाता तो फिर ज़ाती तजुर्बा हासिल करने का मौका मिल सकता था। मैंने सफिया से पूछा, झूरा किस चीज़ पर बैठकर चुन्नीवाल गया था? वो पैदल ही गया था जी, उसने बताया। झूरे को पैदल चलने का बहुत शौक़ है। 10-20 मील तो उसके लिए कोई बात ही नहीं। वो कहता है कि 10 मील चलने के बाद तो इंसान का इंजन स्टार्ट होता है। बात के इख्तिताम पर उसके आंसू निकल आए। मैंने तसल्ली तशफ़ी देकर उसे कदरे नॉर्मल किया। जब वो मेरी बात सुनने के काबिल हो गई तो मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, यह भी तो हो सकता है कि झूरा रात को अपने दोस्ती के पास रुक गया हो और आज दिन में किसी भी वक्त नजीबाबाद के लिए वापस आ जाए। थानेदार साहब, ये नामुमकिन है, वो बड़े वसूख से बोली। वो मुझसे वादा करके गया था कि सूरज गुरूब होने से पहले वो लौट आएगा, इसीलिए तो मैं इतनी परेशान हो रही हूँ। सफिया की बात अपनी जगह। ऐन मुमकिन है कि उसका एतमाद बहुत मजबूत हो, लेकिन मैं मंतकी तौर पर इस इम्कान को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था कि झूरा किसी सबब चुन्नीवाल में रुक गया होगा। मैं थोड़ी देर तक चुप बैठा उसे आंसू बहाते देखता रहा। इसका गुबार कदरे धुल गया तो मैंने मोहतात अंदाज में सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पूछा, क्या नजीबाबाद में तुम्हारे और रिश्तेदार भी रहते हैं? ये सवाल मैंने इसलिए किया था कि वो अपने गुमशुदा शौहर की रिपोर्ट लिखवाने अकेली थाने आई थी। उसने बुरा सा मुंह बनाते हुए जवाब दिया, झूरा के चंद रिश्तेदार नजीबाबाद में बसते हैं, लेकिन मेरी इनसे ज़्यादा नहीं बनती।
क्या तुमने किसी रिश्तेदार से झूरे के बारे में पूछा? नहीं जी, उसने नफी में गर्दन हिलाई। मेरे ससुराली रिश्तेदारों से मिलना जुलना नहीं है, इसलिए मैंने किसी से कुछ नहीं पूछा और ना ही मैंने किसी को अपनी परेशानी के बारे में बताया है। ये बात तुम्हारे अलावा और किस किस को मालूम थी कि झूरा चुन्नीवाल पैसे लेने गया है? मैंने एक नहायत ही अहम सवाल किया। किसी को भी नहीं थानेदार साहब, उसने जवाब दिया। मैंने एक फौरी ख्याल के तहत पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि झूरा सिर्फ चुन्नीवाल ही गया था? उसने उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखा और बोली, मैं कुछ समझी नहीं जी। मेरा मतलब ये है कि, मैंने वजाहत करते हुए बताया, हो सकता है कि चुन्नीवाल के अलावा भी झूरे ने कहीं दूर जाने का प्रोग्राम बना रखा हो और वो अपने प्रोग्राम के मुताबिक आगे कहीं और निकल गया हो। झूरा जब भी नजीबाबाद से बाहर जाता है तो मुझे अपने प्रोग्राम के बारे में तफसील से बताता है, वो भर्राई हुई आवाज़ में बोली। इस सिलसिले में उसने कभी मुझसे गलत बयानी नहीं की। अगर इसे चुन्नीवाल के अलावा भी कहीं जाना होता तो मुझे ज़रूर बताता। और तुम्हें इस बात का भी यकीन है कि, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए इस्तफसार किया। झूरे की किसी से कोई दुश्मनी वगैरह भी नहीं थी। नहीं, देखे जी, वो गहरी संजीदगी से बोली, बंदे की जहाँ 10 दोस्त होते हैं वहाँ एक आध दुश्मन भी होता है, मगर आज तक किसी ने भी उसके मुतालिक कोई शिकायत नहीं कही और ना ही किसी से उसका लड़ाई झगड़ा हुआ है। ये तो न कहो कि झूरे ने कभी किसी के साथ दंगा फसाद नहीं किया, मैंने तेज लहजे में कहा। शायद तुम्हें मास्टर इनायत वाले वाक़ये का इल्म नहीं है, इसलिए ये बात कह रही हो। झूरे ने मुझे इस वाक़ये के बारे में बताया था, वो बोली। मास्टर इनायत एक झक्की और खिसका हुआ इंसान है। मैं नहीं समझती कि वो इस दिन वाले वाक़ये की वजह से झूरे को कोई नुकसान पहुंचा सकता है। मास्टर इनायत की तो अक्सर लोगों से ऐसी मुँहमारियाँ होती रहती हैं। मुझे डर है कि कहीं जंगल में इसके साथ कोई ऊंच नीच ना हो गई हो। ठीक है सफिया, मैंने तसल्ली भरे अंदाज में कहा, मैं तुम्हारी शोहर को जंगल और आसपास के इलाकों में तलाश करने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम बेफिक्र होकर घर जाओ। जैसे ही मुझे झूरे का सुराग मिलता है मैं तुम्हें बता दूंगा। वैसे परेशान होने वाली कोई बात नहीं। मुझे उम्मीद है कि झूरा जहाँ भी गया है वो आज शाम तक घर वापस आ जाएगा। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे जी, वो तशक्कुराना अंदाज में बोली। वो मेरे कमरे से निकली तो मैं झूरे के बारे में सोचने लगा। पहला इम्कान तो यही था कि वो रात को चुन्नीवाल में तनवीर जट के पास रुक गया होगा और आज शाम से पहले किसी वक्त नजीबाबाद पहुंच जाएगा। दूसरा इम्कान, जैसा कि सफिया ने भी खदशा जाहिर किया था, इस बात का था कि चुन्नीवाल से वापसी पर घने जंगल में उसे कोई हादसा पेश आ गया हो। इसके पास एक मोटी रकम थी। अगर तनवीर जट ने वाक़यतन इसे 1000 रुपये उधार दे दिए थे, तो अगर किसी मुजरिमाना ज़हन वाले शख्स को इस रकम की खबर थी तो वो मज़कूरा रकम के हुसूल के लिए झूरे के साथ कोई भी नारवा सलूक कर सकता था, जिसमें झूरे की जान लेना भी शामिल था। फिर मैंने घने जंगल में डाकुओं की कार्रवाइयों की कहानियां भी सुनी थीं। एक इम्कान ये भी हो सकता था कि वो वापसी के सफ़र में डाकुओं के हत्थे चढ़ गया हो। और आखिरी इम्कान मास्टर इनायत का था। 31 मार्च वाले नाखुशगवार वाक़ये में झूरे ने मास्टर इनायत को बुरा भला कहने के अलावा 2-4 हाथ भी छोड़ दिए थे। ऐन मुमकिन था कि मास्टर इनायत ने इस दिन की हजीमत का बदला लेने के लिए झूरे के साथ कोई उल्टी सीधी हरकत कर दी हो। जब मेरा तफ्तीशी दिमाग इस अंदाज में सोचता था तो फिर मैं मामूली से मामूली बात को भी नज़रअंदाज नहीं करता था। मैं इसी उधेड़-बुन में मसरूफ़ था कि एक कांस्टेबल ने आकर मुझे बताया, मलिक साहब, बाहर बड़ी गड़बड़ हो गई है। कैसी गड़बड़? मैंने चौंके हुए लहजे में दरियाफ्त किया। अभी जो बीबी आपसे मिलकर गई है, बाहर किसी बंदे से उसका फड्डा हो गया है, उसने इंकिशाफ अंगेज लहजे में मुझे बताया। सफिया अकेली थाने आई थी और थाने से निकलते ही किसी बंदे से उसका झगड़ा हो गया था। लामोहला मेरा जहन मास्टर इनायत की तरफ चला गया। मैं एक झटके से उठकर खड़ा हुआ और कांस्टेबल से कहा कि चलो देखते हैं मसला क्या है। मैं थाने से बाहर आया तो मैंने सफिया को एक शख्स के रूबरू खड़े पाया। दोनों में किसी बात पर तकरार हो रही थी। मैं इनके करीब चला गया और मैंने सफिया को ये कहते हुए सुना। उसका मुखातिब वही शख्स था। तुम यहाँ क्या लेने आए हो? सफिया की इस रफ्तार से शदीद नौयत की नफरत झलकती थी। इस बंदे ने कदरे नर्म लहजे में कहा, आप भी कमाल करती हैं, अकेले ही थाने चली आईं। क्या आप कहीं आने जाने के लिए मुझे तुमसे इजाज़त लेना होगी? सफिया ने जारहाना अंदाज में कहा।
मेरा मतलब था वो खिसियाना होकर बोला। आपने मुझे बताया होता, मैं आता आपके साथ। उस शख्स के अंदाज में शिकवा था। हाँ जवान, कौन हो तुम? मैंने इस बंदे को मुखातिब करते हुए पूछा। और इस बीबी को क्यों तंग कर रहे हो? जनाब, मेरा नाम जमील है, वो अपना तारुफ कराते हुए बोला। सफिया मेरी भाभी हैं, भाई जूरे की घरवाली। अब बात मेरी समझ में आ गई कि वो शख्स यानी जमील सफिया का देवर था। जमील की उम्र 30 के आसपास रही होगी। उसने ओबाशों की तरह अपनी कमीज के सामने वाले बटन खोल रखे थे और उसके खालो खत बड़ी हद तक झूरे से मुशाबहत रखते थे। सफिया ने सरसरी अंदाज में मुझे बताया था कि ससुराली रिश्तेदारों से उसका मेलजोल नहीं था और उसका हालिया रवैया भी इसी अमर की गम्माजी करता था। मुझे ये समझने में कतई कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई कि सफिया अपने देवर को सख्त नापसंद करती थी। मैं सफिया को एक तरफ ले गया और धीमी आवाज में पूछा, लगता है तुम अपने देवर से बहुत सख्त नाराज हो। नाराज? बहुत छोटा लफ्ज है थानेदार साहब, वो दांत कचकचाते हुए बोली। अगर मेरे बस में हो तो मैं इस मरदूत की गिच्ची मरोड़ डालूं। वो जमील की गिच्ची यानी गर्दन मरोड़ने की बात कर रही थी। इसके लहजे की संगीनी से पता चलता था कि अगर वाकई ऐसा कोई मौका मैसर आ गया तो वो अपने अज़ाइम को अमली जामा पहनाने में एक लम्हे की ताख़ीर नहीं करेगी। इस बेपनाह नफरत का सबब जान सकता हूँ? मैंने सफिया की आंखों में देखते हुए नर्म लहजे में पूछा। जीला एक जहरीला सांप है थानेदार साहब, वो अजियत में डूबे हुए लहजे में बोली। जिस शख्स से हर लम्हा नुकसान पहुंचने का अंदेशा रहे, इससे मोहब्बत क्यों कर की जा सकती है? ये ठीक है कि जीला मेरा देवर है, लेकिन मेरे दिलो दिमाग में इस कमीने के लिए नफरत ही नफरत है। तुम मेरे सवाल को समझ नहीं पाई हो, मैंने मोतदिल अंदाज में कहा। जमील उर्फ जीला के लिए मैंने तुम्हारी नफरत को तो बड़ी वजाहत के साथ समझ लिया है। अब मैं इस नफरत का सबब जानना चाहता हूँ। ये एक लंबी चौड़ी दास्तान है, सफिया एक बोझल सांस खारिज करते हुए बोली। कभी फुर्सत मिली तो आपको ज़रूर सुनाऊंगी। बस इतना जान लें थानेदार साहब कि मुझे अपनी ससुराल वालों की जानिब से आज तक कोई सुख नहीं मिला। मैं अच्छी तरह समझ गया था कि सफिया ने जीले वाले मौजू को दानिश टालने की कोशिश की थी। मैंने भी ज़्यादा इसरार नहीं किया और चंद लम्हात तक चुपचाप खड़ा इस दुखी औरत को देखता रहा। सफिया जैसी दिलकश औरत को रंजीदा और मलूल देखना बड़े अफसोस और दुख की बात थी। मैं इन लम्हात में अपने दिल में सफिया के लिए बेपनाह हमदर्दी महसूस कर रहा था। वो अपने घर वाले के लिए परेशान और फिक्रमंद तो थी ही, इसके अलावा वो अपने चेहरे से जुल्म और सितम का शिकार भी नजर आती थी। इस बज़ात के बारे में ज़्यादा न सोचें थानेदार साहब, वो सुलगते हुए लहजे में बोली। सारी तवन्नाई मेरे घर वाले को तलाश करने पर लगा दें। सफिया तुम फिक्र ना करो, मैंने इसे दिलासा देते हुए कहा। मैं झूरे की तलाश में चुन्नीवाल जा रहा हूँ। वो जहाँ भी होगा मैं इसे ढूंढकर तुम्हारे पास लाऊंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। बहुत बहुत शुक्रिया थानेदार साहब, वो ममनूनियत भरे अंदाज में बोली। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर याद रखूंगी। मैं सफिया को रुखसत करने के बाद जमील उर्फ जीला की जानिब मुतवज्जा हो गया। अगर सफिया तुम्हारी भाभी है तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम उसे तंग करते फिरो। जनाब, मैंने भाभी को बिल्कुल भी तंग नहीं किया, वो उलझनज़दा अंदाज में बोला। जब वो तुमसे कोई बात करने की रवादार नहीं, मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाकर कदरे सख्त लहजे में कहा। हत्ता कि तुम्हारा बार बार भाभी कहना भी उससे नागवार गुजर रहा है, तो फिर तुम उससे दूर क्यों नहीं हो जाते? थानेदार साहब, मुझे पता चला कि झूरा भाई रात को घर नहीं पहुंचा तो मैं परेशान हो गया, वो वजाहत करते हुए बोला। मैं इसीलिए थाने आया था कि झूरे की गुमशुदगी के बारे में आपको बताऊं, और यहाँ पहुंचकर पता चला कि सफिया भाभी अकेले ही थाने पहुंची हुई है, तो मैंने इनसे पूछ लिया। बस इतनी सी बात है। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने एक गहरी सांस ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला। समझ में नहीं आता भाभी मुझसे उखड़ी उखड़ी क्यों रहती है, ये राज मैं भी जानना चाहता हूँ, मैंने सुमाइनी अंदाज में कहा। आओ अंदर बैठकर दोनों इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। सफिया ने जीले के लिए कमीना, बज़ात, मरदूद, जहरीला सांप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करके इस अमर की तस्दीक तो कर दी थी कि इन दोनों के बीच कोई गंभीर मामला पल रहा था, लेकिन मेरे इस्तफसार पर वो बड़ी खूबसूरती से टाल गई थी। ऐन मुमकिन था कि मैं फरीक सानी यानी जमील उर्फ जीले की ज़बान से कुछ उगलवाने में कामयाब हो जाता। इसी ख्याल से मैंने उसे अंदर चलने को कहा था। वो मेरी इस पेशकश पर बिदक गया। आप मुझे थाने क्यों ले जाना चाहते हैं? वो हिरासा नज़र से मुझे देखते हुए बोला। तुम्हें अंदर जाते हुए डर क्यों लग रहा है? मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा।
क्या तुमने कोई संगीन जुर्म किया है? नहीं जनाब, वो गड़बड़ाए हुए लहजे में बोला। मैंने तो कुछ नहीं किया थानेदार साहब। जब तुमने कुछ नहीं किया तो फिर थाने से खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। सिर्फ मुजरिमों को थाने के अंदर जाते हुए घबराहट महसूस होती है। तुम्हारे हाथ पांव और दामन तो साफ है ना? जी जी थानेदार साहब, वो जल्दी से बोला। मैं जीले को अपने साथ लेकर थाने के अंदर आ गया। काबिल इसके कि मैं जीले का इंटरव्यू शुरू करता, मैंने एएसआई को अपने पास बुलाकर कहा, जहाँ से तुम जाकर मास्टर इनायत को पकड़ लाओ। अब इससे पूछताछ ज़रूरी हो गई है। ज़रा मैं भी तो सुनूं कि मछली के बिजनेस पर उसने कौन कौन सा मकाला लिख रखा है। ठीक है मलिक साहब, जहाज़ेब ने फर्माबरदारी से कहा। मैं अभी गया और अभी आया। फिर मैं जिले की जानिब मुतवज्जा हो गया। वो शिकायती लहजे में बोला, थानेदार साहब, भाभी सफ़िया मुझ पर बड़ा घिनौना इल्ज़ाम लगाती है। क्या इस घिनौने इल्ज़ाम का ताल्लुक शरीयत के किसी शोबे से है? मैंने पूछा। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, जी जी बिल्कुल। जिले, तुमने ये तो सुना होगा कि शरअ में कोई शर्म नहीं होती। मैंने कहा, जी मैंने जुमे की तकरीर में मौलवी साहब को ऐसा बताते हुए सुना है। मौलवी साहब ने गलत नहीं बताया, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। शरई मामलात को बयान करते हुए झिझक और शर्म को एक तरफ रख देना चाहिए। मेरे हौसला बढ़ाने पर उसने सफ़िया के घिनौने इल्ज़ाम की जो तफसील बयान की, उसके मुताबिक कुछ अरसा पहले तक झूरा जीला से बहुत मोहब्बत करता था और अपने छोटे भाई पर जान छिड़कता था। जीले का अक्सर उसके घर में आना जाना भी रहता था, लेकिन अपने घर में जीले की आमदोशुद सफ़िया को एक आंख नहीं भाती थी। उसने जब देखा कि उसका आजमाया हुआ हर हरबा नाकाम हो रहा है और किसी भी तौर जीले के लिए झूरे की मोहब्बत में कोई कमी बाकी नहीं हो रही, तो उसने दोनों भाइयों में निफाक डालने के लिए एक शैतानी चाल चली। एक रोज़ जब झूरा अपने घर पर नहीं था, वो किसी दूसरे गांव गया हुआ था और इसे अगली सुबह वापस आना था। हस्बे मामूल जीला खैर खैरियत मालूम करने झूरे के घर पहुंचा तो उसे पता चला कि भाई घर में मौजूद नहीं है। वो वापस जाने के लिए पलटा तो सफ़िया ने कहा, आज अंदर नहीं आओगे? सफ़िया के लहजे में अपनायत की मौजूदगी ने जीले को चौंका दिया। आज से पहले सफ़िया ने इतनी नरमी से कभी से बात नहीं की थी। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। बहरहाल उसने कह दिया, भाई घर पर नहीं है और अभी रात भी हो रही है, मैं बाद में आ जाऊंगा। तो इसका मतलब है कि तुम मुझे अपना दुश्मन समझते हो? वो जीले की आंखों में देखते हुए बड़ी लगावट से बोली, तुम यहाँ पर सिर्फ अपने भाई से मिलने आते हो? सफ़िया का बदला हुआ दोस्ताना अंदाज जीले को हैरत में डाल रहा था। वो जुज़बुज़ होते हुए बोला, ऐसी तो कोई बात नहीं भाभी, तुम खुद ही मुझसे खिंची खिंची रहती हो, ये तुम्हारी गलत फहमी है। वो जुमानी अंदाज में बोली। मैं समझा नहीं। वो सवालिया नज़र से सफ़िया को तकने लगा। इसलिए कि तुमने कभी मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की। सफ़िया शिकायती अंदाज में बोली, मैं इतनी भी बुरी नहीं जितनी तुम्हारे ख़ानदान वालों ने मुझे मशहूर कर रखा है। अंदर आ जाओ। दरवाजे पर खड़े खड़े ही कचहरी करते रहोगे तो देखने वाले यही समझेंगे कि दोनों भाई में कोई नाराज़गी हो गई है, जो तुम बड़े भाई के घर के अंदर कदम नहीं रख रहे हो। अगरचे सफ़िया का बदला हुआ रवैया जिले की समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था, लेकिन सफ़िया की आखिरी बात में वज़न महसूस करते हुए वो झूरे के घर दाखिल हो गया। जिले ने मुझे बताया कि इस रोज़ वो पहली बारी सफ़िया नज़र नहीं आ रही थी। वो जितनी मोहब्बत और अपनायत से घुल मिलकर उससे बातचीत कर रही थी, इससे जिले को यही महसूस हुआ कि वो कोई ख्वाब देख रहा है, क्योंकि हकीकत की दुनिया में सफ़िया ने कभी उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया था। इस रात सफ़िया ने इसे अच्छा खाना खिलाया और फिर जब वो जाने के लिए उठ खड़ा हुआ तो सफ़िया ने अचानक पैंतरा बदला और शोर मचाना शुरू कर दिया। इसकी चीखों पुकार पर अड़ोस पड़ोसी जमा हो गए। फिर एक सोचे समझे मंसूबे के मुताबिक सफ़िया ने रो रो कर लोगों को बताया, इस शैतान ने मुझे बेआबरू करने की कोशिश की है। साथ ही वो उंगली से जिले की जानिब इशारा भी कर रही थी। मैंने इस कमीने को हमेशा अपना छोटा भाई समझा है और इसने बेगैरती की सारी हदें फलांग दी। मुझे घर में अकेला देखकर इसने मेरी इज्जत पर हमला कर दिया। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों के आने से इसे अपने शैतानी अज़ाइम पूरे करने का मौका नहीं मिल सका, वरना। वो रुक रुक कर सिसकियाँ लेते हुए दर्द भरी आवाज़ में बोली, वरना मैं तो आज तबाह व बर्बाद हो जाती। मैं झूरे को मुंह दिखाने के काबिल न रहती। बात के इख्तिताम पर वो बाकायदा हिचकियों से रोने लगी थी।
लोगों की हमदर्दियां इस किस्म की सिचुएशन में उमूमन औरत के साथ होती हैं, लिहाजा उन्होंने लान तान करके जिले को वहां से भगा दिया। नजीबाबाद एक छोटा सा गांव था। अगली अगली सुबह होने से पहले ही इस वाक़ये की खबर घर घर पहुंच गई और इन घरों में एक घर जिले का अपना घर भी था। उसने मुझे बताया कि वो शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप था। उसकी पोजीशन का जो हाल हुआ होगा उसका अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है। जब वो इस अफसोसनाक वाक़ये को बयान कर चुका तो एक आसूदा सांस खारिज करते हुए बोला, थानेदार साहब, और तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन इस वाक़ये के 2 पहलू निहायत ही अहम हैं। जिले ने मुझे जो कहानी सुनाई थी उसकी रोशनी में अगर वो सच्चा था तो फिर सफ़िया बहुत ही ख़तरनाक औरत थी, और अगर जिले ने किसी हरामज़दगी की पर्दापोशी की खातिर अपनी पोजीशन को साफ करने के लिए दरोगोई से काम लिया था तो फिर सफ़िया का कहा हुआ दुरुस्त था कि उसका देवर एक जहरीला सांप था जिससे खैर की तवक्को नहीं की जा सकती थी। हकीकत क्या थी उसका फैसला उसी वक्त हो सकता था जब इस हवाले से मैं सफ़िया का मौक़िफ़ भी सुन लेता। खैर ये बात की बातें थीं। कौन से 2 अहम पहलू? मैंने सरसराते हुए लहजे में इस्तफसार किया। पहलू नंबर 1, वो उंगलियों पर हिसाब करने वाले अंदाज में बोला, सफ़िया ने मुझे बदनाम करने की जो साजिश की थी, इससे मेरी बीवी ज़रीना के दिल में मेरे किरदार के हवाले से ज़रा सा भी शक पैदा नहीं हुआ। यानी मेरी घरेलू ज़िंदगी में कोई तूफ़ान नहीं आया। गांव वाले मेरे बारे में जो भी कहते हैं इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने बेपरवाही से कंधे उचकाए और लम्हाती तवक्कुफ़ के बाद सिलसिलाए बयान को आगे बढ़ाते हुए बोला, पहलू नंबर 2 बड़ा ही अफसोसनाक और तकलीफ़देह है। भाई जूरा ने सफ़िया की फरियाद को कुरान और हदीस का लिखा हुआ मान लिया और मुझसे शदीद नफ़रत करने लगा। इस रोज़ से मेरे लिए बड़े भाई के घर का दरवाज़ा बंद हो गया। आप कह सकते हैं कि दोनों भाइयों के बीच मीलों का फासला पैदा करने की सफ़िया की कोशिश कामयाब हो गई है, लेकिन मेरे दिल में भाई जूरे के लिए आज भी वही मोहब्बत है। और इसी रिश्ते के हवाले से मैं अपनी भाभी सफ़िया का भी एहतराम करता हूँ। आप देख लें, मैंने जैसे ही भाई की गुमशुदगी का सुना तो परेशान हो गया। फिर मैं दौड़ते भागते हुए सीधा थाने पहुँचा हूँ और आपने भाभी साहिबा का रवैया भी मुलाहिज़ा फरमा लिया है। आखिरी जुमला उसने बड़े तंज़ी अंदाज में अदा किया था जिससे सफ़िया के लिए उसकी सख्त नापसंदीदगी ज़ाहिर होती थी। मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहा, जिले, तुमने मुझे जो कुछ बताया है अगर वो सब मबनी बर हकीकत है और तुमने इसमें ज़रा सा भी झूठ शामिल नहीं किया तो फिर कानून की नज़र में तुम्हारी भाभी कोई अच्छी औरत नहीं है। यही तो मैं भी कह रहा हूँ थानेदार साहब, वो राजदाराना अंदाज में बोला। आप भाभी की मासूम भोली वाली सूरत पर न जाएं। वो रोनी शक्ल बनाकर खुद को बेकसूर और मजलूम साबित करने में कामयाब हो जाती है। आप इस औरत को बिल्कुल नहीं जानते। ये किसी वक्त कुछ भी कर सकती है और दौलत की खातिर तो ये संगीन से संगीन तर कदम भी उठा सकती है। दौलत की खातिर? मैंने चौंके हुए अंदाज में उसके अल्फाज दोहराए। ये तुम क्या कह रहे हो? सफ़िया की ज़बानी मुझे पता चला था कि 1000 रुपये वाला मामला सिर्फ 2 अफराद के इल्म में था। यानी ये राज सिर्फ सफ़िया और झूरा ही जानते थे, या फिर तनवीर जट जिससे 1000 रुपये उधार लेने झूरा चुन्नीवाल गया था। अभी तक इस बात की भी तस्दीक नहीं हो सकी थी कि तनवीर जट ने झूरे को कर दिया भी था या नहीं। जिले के मुंह से दौलत का जिक्र सुनकर तो मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि वो भी 1000 वाली इस रकम के बारे में बहुत कुछ जानता था। ये बात मेरे लिए हैरानकुन और बाइसे तशवीश थी। ये तो मुमकिन नज़र नहीं आता था कि सफ़िया ने खुद ये बात जमील उर्फ जिले को बताई हो। मुझे पता चला है कि भाई जूरा कहीं से एक मोटी रकम लेकर आने वाले थे। मेरे सवाल का जवाब देते हुए जिले ने बताया, तुम्हें ये बात कहाँ से पता चली है? मैं पूछे बिना न रह सका। बस जी, कहीं से कान में पड़ गई है, वो आम से लहजे में बोला। ये बात मेरे इल्म में है कि भाई जूरा मुश्ताक महर से ज़मीन का कोई टुकड़ा खरीदने वाला था और इसी सिलसिले में पैसों का बंदोबस्त करने वो चुन्नीवाल गया था। मज़कूरा ज़मीन की कीमत में 1000 रुपये कम पड़ रहे थे। मैं चुन्नीवाल वाले तनवीर जट की तरह कोई बड़ा आड़ती तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी ज़मींदारी ठीक ठाक चल रही है। 1000 रुपये तो मैं भी भाई जूरे को दे देता। मैं दिल ही दिल में जिले की होशियारी की दाद दिए बिना ना रह सका। अगरचे झूरे का घर का दरवाज़ा इसके लिए बंद हो चुका था, ताहम उसने भाई के घर के अंदरूनी मामलात की मुकम्मल जानकारी रखी हुई थी। इसे ये भी मालूम था कि झूरा
चुन्नीवाल तन्वी जट के पास 1000 रुपये उधार लेने गया था। तुमने ये क्यों कहा कि सफ़िया दौलत की खातिर कुछ भी कर सकती है? मैंने अपने सवाल को दोहराना ज़रूरी समझा, क्योंकि अभी तक मुझे उसका तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला था। मुझे बताओ, सफ़िया 1000 रुपये की खातिर तुम्हारे झूरे भाई के साथ क्या कर सकती है? ये तो मुझे पता नहीं जनाब, वो गड़बड़ाए हुए लहजे में बोला। मेरा ख्याल है आपको भाई झूरे के घर की तलाशी ज़रूर लेना चाहिए। कहीं तुम ये तो बताने की कोशिश नहीं कर रहे कि सफ़िया ने झूरे को अपने घर के अंदर ही कहीं छुपा रखा है? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए चुभते हुए लहजे में इस्तफसार किया। या ज़मीन के ऊपर और या फिर मनो मट्टी के नीचे। मेरे इस्तफसार में बड़ी ख़ास किस्म की संगीनी और सफाकी पाई जाती थी। वो मायना खेज अंदाज में बोला, कुछ भी हो सकता है थानेदार साहब, और ये भी मुमकिन है कि अभी जिन 1000 रुपये का जिक्र हो रहा है वो रकम भी भाई झूरे के घर के अंदर ही से बरामद हो जाए। जीले, तुम खामखा अपनी भाभी पर शक कर रहे हो, मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा। वो औरत ज़ात इतना ख़तरनाक कदम नहीं उठा सकती। थानेदार साहब, मैंने अपने महसूसात आप तक पहुंचा दिए हैं, वो गहरी संजीदगी से बोला। आपकी मर्ज़ी है कि मेरी बात का यकीन करें या मुझे झूठा समझें। मैं अपनी भाभी को बड़ी चंगी तरह जानता हूँ। आपका वास्ता इस औरत से पहली बार पड़ा है। वो बड़े खुले डुले अंदाज में अपनी भाभी के खिलाफ बोल रहा था, और ये मुखालफत और नापसंदीदगी एक तरफा नहीं थी। मैंने सफ़िया की आंखों में भी जीले के लिए नफरत की चिंगारियां उड़ते देखी थीं। वो भी अपने देवर के बारे में ऐसे ही मुखासमाना ख्यालात रखती थी। दोनों में से कौन हक पर था और किसने बातिल की मुसाफिरत इख्तियार कर रखी थी, इस बात का फैसला आने वाले वक्त ही ने करना था। बहरहाल मैंने जीले के इत्मीनान की खातिर कह दिया, तुम फिक्र नहीं करो, मेरा सफ़िया से पहली बार वास्ता पड़ा है और मैं एक ही तजुर्बे में उसे अच्छी तरह समझ लूँगा। बाकी जहाँ तक इसके घर की तलाशी का मामला है तो मैं तुम्हारी बात को यकसर रद्द नहीं करूँगा। तुम्हारा मुतालबा जायज़ है। ज़रूरत पड़ने पर मैं झूरे के घर की तफसीली तलाशी भी लूँगा। उसने मेरे अज़म पर कोई तबसरा नहीं किया और ठहरे हुए लहजे में पूछा, थानेदार साहब, आपने कहा था कि मैं दिल छोटा ना करूँ। आप मुझे भाई झूरे की गुमशुदगी वाले मामला से अलहदा नहीं रखेंगे? मैंने तुमसे गलत नहीं कहा था, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। तुम कल सुबह थाने हाजिर हो जाओ, मैं तुम्हें अपने थाने के अमले के साथ जंगल की तरफ रवाना कर दूंगा। तुम लोग वहाँ झूरे को तलाश करोगे। अभी तक जो हालात मेरे इल्म में आए हैं, इनकी रोशनी में यही नज़र आ रहा है कि तुम्हारा भाई झूरे के साथ जो भी हुआ है वो नजीबाबाद और चुन्नीवाल के बीच पाए जाने वाले घने जंगल के किसी हिस्से में पेश आया है। हमें अपनी तलाश का आगाज़ जंगल ही से करना चाहिए और इधर उधर घूम फिर कर झूरे को ढूंढने की कोशिश करना चाहिए। उसने मेरी तजवीज़ से इख्तिलाफ नहीं किया और ना ही उसके चेहरे पर कोई ऐसा तासुर नमूदार हुआ कि इसे मुझसे मुकम्मल इत्तेफाक है। वो चंद लम्हात तक सपाट चेहरे के साथ मुझे तकता रहा, फिर उठकर खड़े होते हुए बोला, थानेदार साहब, अब मुझे इजाज़त दें। जीले, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए ताकीदी अंदाज में कहा, एक बात को अच्छी तरह अपने जहन में बिठा लो कि इस मिशन के बारे में तुम्हारी भाभी को कहीं से भनक नहीं पड़ना चाहिए। वो अपने खामिद की तलाश के सिलसिले में तुम्हारी शमूलियत को कतन बर्दाश्त नहीं करेगी। वो तुम्हें सख्त नापसंद करती है। अगर वो भड़क कर पटरी से उतर गई तो बना बनाया खेल खराब हो जाएगा। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? चंगी तरह समझ रहा हूँ थानेदार साहब, वो मायना खेज अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। आप फिक्र न करें, मैं गांव में इस हवाले से किसी से कोई बात नहीं करूँगा और कल सुबह चुपचाप सीधा यहाँ आ जाऊँगा। शाबाश, मैंने सताइशी नज़र से उसकी तरफ देखा। अब तुम वापस जाओ और कल वाली सरगर्मी के बारे में तुम्हारा ज़बान बंद रखना ही फ़ायदा मंद है। उसने मेरी हिदायत पर अमल करने का वादा किया, फिर मुझसे हाथ मिलाकर रुखसत हो गया। उसके जाने के बाद मैंने कांस्टेबल अल्ताफ़ को अपने पास बुलवा लिया। झूरे की गुमशुदगी के हवाले से मेरे थाने का सारा अमला बाखबर हो चुका था। मैंने नहायत ही मुख्तसर अल्फाज में अल्ताफ़ को अपने मंसूबे से आगाह किया और कहा, कल सुबह जैसे ही जीला थाने पहुँचे तुम इसे और खोजी ताजदीन को अपने साथ लेकर जंगल की तरफ निकल जाना। आपका हुक्म सर आंखों पर मलिक साहब, वो हिचकिचाहट आमेज अंदाज में बोला। फिर पूछा, क्या आप जीले को वाकई इस मिशन में अपने साथ रखना चाहते हैं? मुझे महसूस हुआ कि अल्ताफ़ के जहन में जीले के हवाले से कुछ खास चल रहा है। उसकी सोच तक रसाई हासिल करने की गर्ज से मैंने उल्टा उसी से सवाल कर डाला, क्यों, क्या इसमें कोई कबाहत है? कबाहत तो कोई नहीं मलिक साहब, लेकिन वो बोलते बोलते रुका तो मैंने उसकी अधूरी बात के जवाब में पूछा, लेकिन क्या?
मैंने देखा है ये बंदा थाने के बाहर अपनी भाभी के साथ बड़ी बदतमीजी से पेश आ रहा था। आपकी आमद पर ये आपको दिखाने के लिए नर्म लहजे में बात करने लगा था, कांस्टेबल ने वजाहत करते हुए बताया। जिला मुझे काबिले भरोसा नहीं लग रहा। अल्ताफ, हमने जिले को नोटों की गड्डियों से भरा हुआ ब्रीफकेस थमाकर या सोने की ईंटों से भरा हुआ संदूक उठवाकर एक गांव से दूसरे गांव नहीं भेजना जो इसका भरोसेमंद होना जरूरी हो, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। सफिया के साथ इसका जो भी रवैया है वो दोनों भाइयों के बीच पाए जाने वाले नाखुशगवार ताल्लुकात की वजह से है। और एक बात जहन में रखना कि जिला मेरी नज़र में भी क्लियर नहीं है। मैं इसे तुम्हारे साथ इसलिए भेज रहा हूँ कि तुम इस पर गहरी नज़र रख सको। अपनी ज़रूरत के तहत अगर तुम चाहो तो अपने साथ एक दो कांस्टेबल और भी ले जा सकते हो, मगर इस पार्टी के लीडर तुम ही होगे। वापसी पर मैं हर सवाल तुम ही से करूँगा और जवाब भी तुम्हें ही देना होगा। अब बेफिक्र हो जाए मलिक साहब, वो मजबूत लहजे में बोला। मैं आपकी तवक्को पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। मैं जिले की कड़ी निगरानी करूँगा और इसकी एक एक हरकत व सकनात का बड़ी बारीकबीनी से जायज़ा लूँगा। मैं कल सुबह चुन्नीवाल जा रहा हूँ, मैंने अल्ताफ को अपने प्रोग्राम से आगाह करते हुए कहा, और शाम से पहले वापस आ जाऊँगा। मुझे उम्मीद है कि इस दौरान में तुम लोग भी जंगल यात्रा से किसी अच्छी खबर के साथ वापस आ चुके होंगे। इंशाअल्लाह, वो पुरवसूख अंदाज में बोला। मैंने अल्ताफ को फारिग किया तो जहांजेब थाने पहुंच गया। मैंने एएसआई जहांजेब को मास्टर इनायत की तरफ रवाना किया था और मुझे कभी उम्मीद थी कि वो खाली हाथ नहीं लौटेगा, लेकिन जब मैंने उसे तन्हा वापस आते देखा तो मेरा माथा ठनका। मलिक साहब, बड़ी गड़बड़ हो गई है, वो मेरे सामने बैठते हुए बोला। मैंने तशवीश भरे अंदाज में पूछा, कैसी गड़बड़? मास्टर इनायत के घर पर ताला लगा हुआ है, वो इंकिशाफ अंगेज लहजे में बोला। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि मास्टर इनायत गायब है। कब से? मैंने इस्तफसार किया। एएसआई की इत्तला ने मुझे गंभीरता में डाल दिया था। लोग बताते हैं कि कल दोपहर के बाद उसे किसी ने नजीबाबाद में नहीं देखा। ओह, मैंने एक गहरी सांस खारिज की, फिर पूछा, लोग बताते हैं से तुम्हारी क्या मुराद है? उसके घर वाले कहाँ हैं? मास्टर इनायत का आगे पीछे कोई भी नहीं है मलिक साहब, एएसआई ने बताया। वो इस घर में अकेला ही रहता था और मुझे ये भी पता चला है कि वो नजीबाबाद का पुराना बसनीक नहीं है। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, वो पहले शेखुपुरा में कहीं रहता था, कहीं वो अपने आबाई इलाके की तरफ तो नहीं निकल गया? मुझे भी ऐसा ही लगता है मलिक साहब, एएसआई इस्बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैंने फीका दर्जी से खासी तफसीली बात की है और इससे मास्टर इनायत का शेखुपुरा वाला एड्रेस भी ले लिया है। इस फीका दर्जी का क्या हुदूद अरबा है? मैंने गहरी संजीदगी से कहा। मेरा मतलब यह है कि क्या तुम फीके के तारीख और जोग्राफी से कुछ वाकफियत रखते हो? थोड़ी बहुत मालूमात है मेरे पास, एएसआई ने बताया। मास्टर इनायत का मकान फीका दर्जी के घर के साथ जुड़ा हुआ है, यानी ये दोनों पड़ोसी हैं। पूरे गांव में फीका दर्जी वो वाहिद शख्स है जिसके साथ मास्टर इनायत की खूब बनती थी। फीका दर्जी की बाकायदा कोई टेलरिंग शॉप नहीं है, वो सिलाई का काम अपने घर की बैठक में करता है और दिन का बेशतर हिस्सा मास्टर इनायत उसके पास बैठा गपशप करता रहता है। फीका ने मुझे बताया कि किसी ज़माने में मास्टर इनायत भी कपड़ों की सिलाई का काम किया करता था, इसीलिए उसके नाम के साथ मास्टर लगा हुआ है। वो अपने घर वालों से नाराज़ होकर यहाँ आ गया था। फीका दर्जी ने इस बात का इम्कान जाहिर किया है कि शायद मास्टर इनायत शेखुपुरा की तरफ निकल गया हो। फीके ने इम्कान जाहिर किया है, मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। मतलब ये कि उसे यकीन नहीं कि मास्टर इनायत शेखुपुरा ही गया होगा। वो फीका दर्जी से मिलकर या उसे बताकर नहीं गया मलिक साहब, एएसआई ने कहा। फीके ने मुझे बताया है कि कल दोपहर के वक्त वो इसके पास ही बैठा हुआ था और खासा उदास भी था। इसी उदासी की कैफियत में उसने फीके दर्जी को 3 मरतबा एक मुख्तसर सी कहानी भी सुना डाली थी और हर बार कहानी के इख्तिताम पर उसने गर्दन झटकते हुए बड़े दर्दनाक अंदाज में एक ही डायलॉग बोला था। फिर वो फीका दर्जी के पास से उठकर कहीं चला गया। कहाँ? इस बारे में फीका वसूख के साथ कुछ भी बताने से कासिर है। मास्टर इनायत के घर पर लटके हुए ताले को देखकर मैं यही समझा था कि शायद वो शेखुपुरा की तरफ निकल गया है। एएसआई ने अपनी बात पूरी की तो मैंने उससे पूछा। एएसआई ने अपनी बात पूरी की तो मैंने उससे पूछा,
क्या फीका दर्जी ने तुम्हें बताया कि मास्टर इनायत ने गर्दन झटक कर कौन सा डायलॉग बोला था? जी मलिक साहब, फीके ने मुझे वो मुख्तसर सी कहानी भी सुनाई है और डायलॉग के बारे में भी बताया है, एएसआई ने जवाब दिया। कहानी के इख्तिताम पर मास्टर इनायत ने अफसोसनाक अंदाज में कहा था, दुनिया वाले किसी हाल में इंसान को जीने नहीं देते। मास्टर इनायत ने बात तो बड़ी पते की है, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। अब लगे हाथों वो मुख्तसर कहानी भी सुना डालो। मुमकिन है इस कहानी में हमें ऐसा कोई इशारा मिल जाए जिससे झूरे की तलाश में मदद मिल सके। मेरी फरमाइश पर जहांज़ेब ने मुझे वो मुख्तसर सी कहानी सुना दी। ये कहानी भी मछली वाले वाक़ये की तरह खासी दिलचस्प है, आप भी सुन लें, मेरा मतलब है पढ़ लें। एक बूढ़ा शख्स अपने नौउम्र बेटे के हमरा किसी रास्ते पर चला जा रहा था, साथ ही उसका मरियल सा गधा भी महवे सफ़र था। कोई पास से गुजरा और उसने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा, 3 गधे जा रहे हैं। बूढ़े ने इस शख्स के तबसरे का बुरा मनाया और कहा कि हम दोनों इंसान हैं, गधा सिर्फ यह है। फिर इसने अपने गधे की जानिब इशारा भी कर दिया, अगर तुम दोनों इंसान होते तो तुम में अकल नाम की कोई चीज़ भी होती। इस शख्स ने तंजिया अंदाज में कहा, एक सवारी की मौजूदगी में पैदल चले जा रहे हो? वो शख्स तो बात करके आगे बढ़ गया और बूढ़ा सोच में पड़ गया। बूढ़े को इस शख्स की बात में खासा वजन महसूस हुआ और उसने अपने बच्चे को गधे की पीठ पर बिठा दिया और खुद साथ साथ पैदल चलने लगा। चंद मिनट बाद एक दूसरा शख्स उनके करीब से गुजरा और ये जुमला चुस्त करके आगे बढ़ गया, कुर्बे क़यामत की निशानियां हैं, नौजवान औलाद मज़े से गधे पर सवार है और ज़ईफ़ बाप को पैदल चलाया जा रहा है। इससे बड़ी बेगैरती और क्या होगी? अल्लाह ऐसी बेहिस औलाद को गारत करे, आमीन सुम्मा आमीन। बूढ़े शख्स ने फौरन से पेशतर अपने बेटे को नीचे उतारा और खुद गधे की पीठ पर सवार हो गया, जैसे उसे डर हो कि अगर उसने ताख़ीर कर दी तो इस बंदे की बद्दुआ बेटे को लग जाएगी। चंद कदम का फासला तय किया था कि एक तीसरा आदमी सामने से आता दिखाई दिया। जब वो बंदा इनके नज़दीक पहुंचा तो ही होंठ भींचकर खासे गुस्से से बोला, चाइल्ड लेबर का कानून गांव देहात में भी नाफिज होना चाहिए ताकि बच्चों से कोई बेगार लेने या कोई इन्हें तकलीफ देने के बारे में सोच भी न सके। इस बेशरम बुड्ढे को देखो, कितने आराम से गधे की पुश्त पर बैठा डंकी राइड के मज़े लूट रहा है और मासूम या बालक बेचारा पहियों पहियों पीछे चलने पर मजबूर है। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। बूढ़े शख्स की समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। जो शख्स जो भी बोलकर जा रहा था उसकी बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। बिलाखिर इसकी समझ में यही आया कि दोनों बाप बेटे गधे पर सवार हो जाते हैं। चुनांचे उसने ऐसा ही किया, मगर आज का दिन तो हर तरफ से कमबख्ती लिए हुए था। वो दोनों गधे पर सवार थोड़ी ही दूर गए होंगे कि एक चौथा आदमी इनके पास से गुजरा और ये कहकर वो बंदा रही सही कसर भी पूरी कर गया, गज़ब खुदा का, एक मरियल से गधे पर 2-2 अफराद सवार हैं। ये जुल्म व ज़्यादती की इंतहा है। ये ठीक है कि वो गधा है, बेज़बान है, लेकिन रोज़े क़यामत अल्लाह इस जानवर को भी कुव्वत गोयाई अता करेगा। फिर ये गधा इस बुढ़े के एक एक सितम को खोल कर बयान करेगा और बेशक अल्लाह ज़बरदस्त इंसाफ करने वाला है। बूढ़े शख्स का पैमाना सब लबरेज हो गया। जब किसी के ज़ब्त का पैमाना छलक जाए तो फिर कुछ भी हो सकता है। इस बूढ़े शख्स ने भी एक अजीब और अनोखा फैसला किया और बेटे की मदद से बहुत कोशिश करके उसने अपने मरियल से गधे को सर पर उठा लिया। इसी लम्हे एक 5वां आदमी उनके करीब से गुजरा और एक बुलंद आहंग कहकहा लगाते हुए इस्तेज़ाई अंदाज में बोला, इसे कहते हैं मकाफात अमल, यानी लॉ ऑफ नेचर। आज के इंसान के जैसे करतूतें इनकी पादाश में कुदरत मुस्तकबिल में इसे हैवानों की मुट्ठी चापी पर मामूर कर देगी। जानवर आराम करेंगे और इंसान इनकी चाकरी के लिए हर लम्हा मुस्तैद। शायद ये प्रोमो जानवरों के ताबनाक मुस्तकबिल की एक झलक है। इस बूढ़े शख्स ने झुंझुलाकर गधे को जमीन पर पटक दिया। गधा ढेंचू ढेंचू करता हुआ एक तरफ जा खड़ा हुआ। गधे को रसीद किए जाने वाले इस धोबी पाट के नतीजे में वो बूढ़ा शख्स भी जमीन पर जा गिरा था। कमर पर हाथ रखकर खड़ा होते हुए उसने शिकस्ता दिली से कहा, दुनिया वाले किसी हाल में इंसान को जीने नहीं देते। एएसआई की कहानी मुकम्मल हुई तो मैंने कहा, जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां शख्स इस बुढ़े के पास से गुजरा था, इनका छठा भाई मास्टर इनायत है, क्योंकि इसने भी मछली वाले मामले में झूरे से कुछ इसी नौयत का सलूक किया था। लिहाजा मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके एक गहरी सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, तुम अभी और इसी वक्त शेखुपुरा रवाना हो जाओ और आज ही की तारीख में मास्टर इनायत को पकड़कर मेरे पास ले आओ।
इस टाइप के सनकी लोग अपनी बातों से दूसरों को जज करके कुछ भी करने पर मजबूर कर देते हैं। मैं इस फिलोसोफर का दीदार करना चाहता हूँ और इसे भी वैसी ही चंद कहानियाँ सुनाना चाहता हूँ जैसी वो दूसरों को सुनाकर इन्हें टेंशन देता है। तुमने इसका शेखुपुरे वाला एड्रेस वगैरह तो नोट कर लिया है ना? जी मलिक साहब, एएसआई ने अस्बात में गर्दन हिलाई और बताया, वो नजीबाबाद आने से पहले शेखुपुरा के महल्ले इस्लामगंज में रहता था। बस ठीक है, मैंने कहा। अगर मास्टर इनायत किसी हवाले से झूरे की गुमशुदगी में पाया गया तो मैं इसका वो हशर करूंगा कि इसे गंज की सारी इकसाम याद आ जाएंगी, खास तौर पर सर वाला गंज। मौजा चुन्नीवाल अगरचे एक छोटा गांव था, लेकिन इसकी वजह शोहरत वहां की गल्ला मंडी थी। गुमशुदा झूरे का दोस्त तनवीर जट इसी गल्ला मंडी में आड़त का काम करता था और झूरा 3 अप्रैल को अपने इसी दोस्त से 1000 रुपये उधार लेने आया था, लेकिन वो वापस अपने घर नहीं पहुंचा। मुझे उम्मीद थी कि 3 अप्रैल की शाम ना सही, झूरा 4 अप्रैल का सूरज गुरूब होने से पहले लाजमी अपने घर पहुंच जाएगा, मगर मेरी ये उम्मीद पूरी नहीं हो सकी थी। लिहाजा मैं 5 अप्रैल की सुबह कांस्टेबल अशफाक के हमरा चुन्नीलाल आ गया था। गुज़िश्ता रोज़ एएसआई जहांज़ेब भी शेखुपुरा से वापस नहीं आया था। मैं जहांज़ेब के लिए परेशान तो था ही, लेकिन वो आजकल जैसा फास्ट ज़माना नहीं था कि मैं फ़ौरन सेल फ़ोन का इस्तेमाल करके उसकी खैरियत दरियाफ्त कर लेता। मुझे हर हाल में उसकी वापसी का इंतज़ार करना था। गल्ला मंडी में तनवीर जट की दुकान तक रसाई हासिल करने में मुझे किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। तनवीर जट एक मशहूर आड़ती था। चुन्नीवाल की गल्ला मंडी में हर शख्स उसे जानता था। गुज़िश्ता रात अच्छी खासी बारिश भी हो गई थी, जिसकी वजह से गल्ला मंडी के अंदर कीचड़ नज़र आ रही थी। इसका एक सबब ट्रकों की मुसलसल आमदोरफ्त भी थी, जो अनाज की बोरियों को यहाँ से वहाँ पहुँचाने में मसरूफ़ रहते थे। तनवीर जट अपनी दुकान में मौजूद नहीं था। उसके मुंशी ने बताया, आज वो दुकान पर नहीं आएंगे। मुझे और कांस्टेबल को पुलिस यूनिफॉर्म में देखकर मुंशी हाई अलर्ट हो गया था। मैंने अपना तारुफ कराते हुए कहा, मेरा नाम मलिक सफदर हयात है और मैं इस इलाके का थानेदार हूँ। चुन्नीवाल और आसपास के तमाम गांव देहात मेरे थाने की हुदूद में आते हैं। मुंशी ने नहायती अदब व एहतराम के साथ हमें दुकान के उस हिस्से में बिठाया जो तनवीर जट के ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल होता था। यहाँ पर मुकम्मल प्राइवेसी वाला माहौल मैसर था। ऊंची छत वाली इस वसी और इस दुकान का अकवी हिस्सा अनाज के गोदाम के तौर पर इस्तेमाल होता था, जहाँ फर्श से छत तक गंदम, चावल, दालों और दीगर अनाज की बोरियां बड़े सलीके से रची हुई थीं। इस गोदाम और दफ्तर के आगे बरामदा नुमा एक कुशादा हिस्सा ज़रूरी अमूर के लिए खुला छोड़ दिया गया था। ऑफिस की बैरूनी दीवार शीशे की बनी हुई थी, यानी इस दीवार में ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं तक एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ था, जिसमें से बाहर का मंजर बड़ा वाज़ेह नजर आता था। दुकान के बाहर मंडी के सहन में उस वक्त भी 2 ट्रक खड़े दिखाई दे रहे थे, जिन पर अनाज की लोडिंग का सिलसिला जारी था। तनवीर जट के मुंशी का नाम मोहम्मद इलियास मालूम हुआ। इलियास एक दुबला पतला, दराज कामत और मिलनसार शख्स था। हमें ऑफिस वाले हिस्से में बिठाने के बाद उसने कहा, अब बताएं मलिक साहब, मैं आपकी क्या सेवा करूं? मुंशी जी, मैं यहाँ सेवा कराने नहीं आया, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मैं एक ज़रूरी तफ्तीश के सिलसिले में चुन्नीवाल पहुँचा हूँ और फौरी तौर पर तनवीर जट से मुलाकात करना चाहता हूँ। तनवीर जट आज दुकान पर क्यों नहीं आया? वो तो कल भी नहीं आए थे, मुंशी ने बताया। अगर आपका इनसे मिलना ज़रूरी है तो घर चले जाएं। खैरियत? मुंशी की बात ने मुझे चौंका दिया था। तनवीर जट 2 दिन से मंडी क्यों नहीं आ रहा? इनकी तबीयत ठीक नहीं है मलिक साहब, मुंशी ने गहरी संजीदगी से जवाब दिया। अगर आपका हुक्म हो तो मैं टांगा मंगवा कर आपको उनके घर तक पहुंचा देता हूं। आप चाहें तो अपने घोड़े इधर मंडी ही में छोड़ जाएं। लेकिन उसने बात अधूरी छोड़कर ऑफिस के बाहर एक शख्स को अपनी तरफ आने का इशारा किया, फिर बोला, मैं पहले आपकी खातिर तवाज़ो के लिए झूरे से कुछ मंगवाता हूँ, उसके बाद आप जट साहब से मिलने जाएं। फिर उसने राजदाराना अंदाज में पूछा, मलिक साहब, सब खैरियत तो है ना? आप किस सिलसिले में चुन्नीवाल तशरीफ़ लाए हैं? मुंशी इलियास की तशवीश को मैं बेमौका नहीं कहूँगा। हर इंसान के अंदर एक ख़ास मिकदार में तजस्सुस का मादा पाया जाता है, और जहाँ मामला पुलिस का हो तो ये मादा कुछ ज़्यादा ही मुतहर्रिक हो जाता है। मुंशी ने भी इस मादे की तहरीक के ज़ेरे असर मुझसे सवाल किया था। मुंशी की ज़बान से झूरे का नाम सुनकर मैं चौंक उठा था और जहन में पहला ख्याल यही आया था
कि क्या सफिया का घर वाला झूरा अभी तक चुन्नीवाल की फिजा ही में सांस ले रहा है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, पहली बात तो ये कि मेरी खातिर तवाज़ुन की ज़हमत करने की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरी बात यह है कि तुमने अभी किसी झूरे का जिक्र किया है, ये कौन है। तीसरी बात यह कि अगर तुमने मेरी दूसरी बात का जवाब दे दिया तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं किस मकसद से चुन्नीवाल आया हूँ। मलिक साहब, झूरा जट साहब का मुलाजिम है। वो बड़ी रसान से बोला, इसको दुकान के ऊपरी कामों के लिए रखा हुआ है। मैं अभी झूरे से कहकर आपके लिए चाय पानी का बंदोबस्त कराता हूँ। चाय पानी उधार रहा, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। मैं झूरे की तलाश में चुन्नीवाल आया हूँ, बस तुम जल्दी से इसे यहाँ बुला लो। झूरे की तलाश में? वो उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखते हुए बोला। मैं कुछ समझा नहीं मलिक साहब। इसी वक्त एक शख्स ऑफिस में दाखिल हुआ। लें जी, झूरा आ गया है, मुंशी इलियास ने कहा। आपको इसी बंदे की तलाश थी ना? ये शख्स वो झूरा नहीं था जिसकी खोज में हम चुन्नीवाल आए थे। हाजिर स्टॉक झूरा 2 पुलिस वालों को अपने सामने देखकर घबरा गया था। फिर मुंशी के इस जुमले ने तो उसे बेहद हरासा कर दिया। आपको इसी बंदे की तलाश थी ना? झूरे ने सहमी हुई नज़र से मुझे देखा, फिर मुंशी की जानिब तकते हुए बोला, मैंने तो कुछ नहीं किया मुंशी जी, खुदा के लिए मुझे पुलिस से बचा लें। इसकी सादगी पर मुझे बहुत प्यार आया, लेकिन मैंने तफरीक की गर्ज से सवाल किया, क्या तुमने वाकई कुछ नहीं किया? नहीं जी। वो दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मैंने तो कभी एक मक्खी भी नहीं मारी। तुम्हारा ये जुर्म क्या कम है कि यहाँ जो भी मेहमान आता है, मैंने अपनी संजीदगी को बरकरार रखते हुए कहा, तुम फौरन उसके लिए चाय पानी के बंदोबस्त में लग जाते हो। उसने एक मरतबा फिर मुंशी इलियास की जानिब देखा, फिर मुझसे बोला, ये सब तो मैं इनके हुक्म पर करता हूँ जी। उसके अंदाज में बड़ी सादगी थी। हुक्म किसी का भी हो, मगर करते तो तुम ही हो ना। मैंने उसे घूरा, लिहाजा सज़ा भी तुम्हें ही मिलेगी। झूरा मुंशी की मिन्नत खुशामद में लग गया कि वो सिफारिश करके उसे पुलिस से बचा ले। मुंशी इलियास मेरी इस हरकत को अच्छी तरह समझ रहा था, इसलिए ये तमाशा देखते हुए वो ज़ेरे लब मुस्कुरा रहा था। मैंने झूरे को अपनी जानिब मुतवज्जह करते हुए कहा, देखो झूरा, अगर तुम्हारे जहन में ये खन्नास है कि मुंशी इलियास तुम्हें बचा लेगा तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। तुम्हें तो आज मेरे हाथ से तनवीर जट भी नहीं बचा सकता। सज़ा तो तुम्हें मिलकर रहेगी, और तुम्हारी सज़ा यह है कि मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा तो झूरे का मारे खौफ के बुरा हाल हो गया। मैंने अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, मैं तनवीर जट से मुलाकात करने उसके घर जा रहा हूँ। इस दौरान में तुम हमारे घोड़ों की खिदमत पर मामूर रहोगे, इनका पूरी तरह ख्याल रखोगे और इनके लिए चारे पानी वगैरह का बंदोबस्त भी करोगे, जिस तरह इंसानों के लिए तुम चाय पानी का इंतज़ाम करते हो। बात समझ में आई कि नहीं? आई जी आई। वो जल्दी से सर को इस बात में हरकत देते हुए बोला, समझ में आपकी बात आई और जान में जान भी आई। आप बेफिक्र होकर जाएं, मैं आपके घोड़ों को निला धुलाकर और खिला पिलाकर एकदम ताज़ा कर दूंगा। मजबूरन झूरा जब अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए ऑफिस से निकल गया तो मुंशी ने कहा, मलिक साहब, आपने तो इस बेचारे की जान ही निकाल दी थी। इस यूनिफॉर्म की अपनी एक दहशत और हैबत होती है मुंशी जी, मैंने कहा, लेकिन बास खतरनाक मुजरिम इतने दीदा दिलेर होते हैं कि वो इस यूनिफॉर्म को खातिर में लाए बगैर पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को चैलेंज करते रहते हैं। आज के इस खतरनाक मुजरिम की सरकूबी के लिए आपने चुन्नीवाल का रुख किया है मलिक साहब। वो टटोलने वाले अंदाज में बोला, मुजरिम नहीं, एक गुमशुदा मजलूम की तलाश हमें यहाँ ले आई है। मैंने ठहरे हुए लहजे में मुंशी से कहा, कौन मजलूम? उसके चेहरे पर उलझन के आसार थे। वो मजलूम जो नजीबाबाद में मछलियाँ फरोख्त करता है, वो तनवीर जट का दोस्त है और इससे मिलने 2 रोज़ पहले यहाँ आया था, मैंने सरसराती हुई आवाज़ में कहा, और अभी तक वो वापस अपने घर नहीं पहुँचा। ओह, मुंशी ने एक गहरी सांस खारिज करते हुए कहा, तो आप इस झूरे की तलाश में यहाँ आए हैं। जब तुम समझ ही गए हो तो फिर तुम्हें ये बात भी पता होगी कि झूरा किस मकसद से तनवीर जट से मिलने चुन्नीवाल आया था। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया, और तुम्हें ये बात भी मालूम होगी कि वो अभी तक घर क्यों नहीं पहुँचा। मलिक साहब, झूरा परसों यानी 3 अप्रैल को लगभग 11 बजे दिन में यहाँ पहुँचा था, वो गहरी संजीदगी से बताने लगा। उसने बड़ाई साहब से काफ़ी तफसीली मुलाकात की थी और दोपहर का खाना भी इधर दफ्तर ही में खाया था। फिर कोई 4 बजे के करीब वो यहाँ से रुखसत हो गया था। वो पैदल सफ़र करने का आदी है और ख़ासा तेज़ भी चलता है। मेरे अंदाजे के मुताबिक इसे ज़्यादा से ज़्यादा 5 बजे अपने घर पहुँच जाना चाहिए था। बाकी
जहाँ तक झूरे की आमद के मकसद की बात है। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने गहरी सांस ली, फिर बात मुकम्मल करते हुए बोला, इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं। इस सिलसिले में बड़ा साहब से मेरी बात नहीं हो सकी। वो ना तो कल दुकान पर आए थे और ना ही आ जाएंगे। इसके बाद हम मुंशी के मंगवाए हुए टांगे में बैठकर तनवीर जट की रिहाइशगाह पर पहुंच गए। तनवीर जट का घर चुन्नीवाल के वस्त में वाक़ था। ये एक आलीशान रिहाइशगाह थी जहां खिदमत के लिए नौकर चाकर भी मौजूद थे। एक मुलाजिम ने हमें सीधा तनवीर जट के पास पहुंचा दिया। अपनी सेटिंग के एतबार से वो कमरा एक बेडरूम था। तनवीर जट भारी तनतोष का मालिक एक दबंग इंसान था। वो एक कुशादा बेड पर गाँव तक्की से टेक लगाए नीम दराज था। मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक उसकी उम्र 50 और 55 के दरमियान होगी। हम पर निगाह पड़ते ही वो सीधा होकर बैठ गया। उसने पुरतपाक नज़र से हमारा इस्तकबाल किया। मैंने बाज़गी तनवीर जट से मुसाफा किया और एक कुर्सी पर बैठ गया। कांस्टेबल अशफाक ने भी मेरी तकलीद की। हमारे दरमियान रस्मी अलग सलग का मरहला तय हो गया तो उसने मुलाजिम से कहा, जाओ जल्दी से मलिक साहब के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करो। तनवीर जट के लहजे से बेजारी और नकाहट टपकती थी। मुंशी इलियास ने मुझे बताया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और वो पिछले 2 दिन से दुकान पर भी नहीं गया था। इसी तनाजुर में मैंने गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए कहा, बड़ाई साहब, अब आपकी तबीयत कैसी है? मैंने सुना है कि आप 2 दिन से मंडी भी नहीं जा रहे। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा और पूछा, आपने कहाँ से सुन लिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं? वो खासा होशियार आदमी था जो उसने मेरी बात को पकड़ लिया था। मैंने बड़े रसान से जवाब दिया कि आपके मुंशी मोहम्मद इलियास ने मुझे आपकी तबीयत के बारे में बताया है। हम अभी मंडी ही से आ रहे हैं और आपका मुलाजिम चूरा हमारे घोड़ों की मुट्ठी चापी कर रहा है। ओह! उसने चौकन्ना नज़र से मुझे और कांस्टेबल को बारी बारी देखा। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप इस वक्त कार्य सरकार पर निकले हुए हैं। आपका अंदाज़ा दुरुस्त है बड़ाई साहब, मैंने इस बात में जवाब दिया। मैं एक बंदे के बारे में ज़रूरी मालूमात लेने आपके पास आया हूँ। कौन सा बंदा? वो सीधा होकर बैठ गया। पहले आप अपनी तबीयत का बताएं, फिर इसके बाद बंदे की भी बात करते हैं। बस जनाब, क्या बताऊं, दांत के अंदर तकलीफ़ है। आज तबीयत थोड़ी बेहतर है। मैंने सोचा कि एक दिन और आराम कर लूं, कल से दुकान पर जाऊंगा। आपको तो पता ही है कि दांत का दर्द कितना जालिम होता है। जी, बहुत जालिम होता है। मैंने ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाई। मैंने कहा, इसका एक ही इलाज है, इलाज दंदा इखराज दंदा। मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहा, मतलब ये कि मैं इस खोखली डाल को निकलवा दूं? उसने सवालिया नज़र से मेरी तरफ देखा। मैंने कहा कि इसके अलावा इसका कोई इलाज नहीं है। इस दौरान जट के मुलाजिम ने हमारी खातिर मदारात में पूरी टेबल सजा दी थी। मुझे झूरे के बारे में मालूम करना है, मैंने जवाब दिया। झूरे को तो आप घोड़ों पर लगा कर आ गए हैं। मैं इस झूरे की नहीं बल्कि उस झूरे की बात कर रहा हूँ बड़ाई साहब, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। वो झूरा मछली फरोश जो कस्बा नजीबाबाद का बसनीक है और आपका दोस्त भी है। वो परसों मोरखा 3 अप्रैल आपसे मिलने मौजा चुन्नीवाल आया था या नहीं? बिल्कुल आया था जनाब, वो इस बात में सर हिलाते हुए बोला। उसने पूरे 5 घंटे मेरी दुकान पर गुजारे थे। हमने दोपहर का खाना एक साथ खाया था, फिर हमारे बीच मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत होती रही थी। वो 4 बजे यहाँ से रुखसत हो गया था। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने तशवीश भरी नज़र से मुझे देखा, फिर पूछा, आखिर हुआ क्या है? सब खैरियत तो है ना? अगर खैरियत होती तो फिर मुझे नजीबाबाद से यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी बड़ाई साहब? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। आपका दोस्त 3 अप्रैल की सपहर 4 बजे आपके पास से रुखसत तो हो गया था, लेकिन अभी तक वो नजीबाबाद नहीं पहुँचा। मैं इसी की तलाश में चुन्नीवाल आया हूँ। इसकी बीवी सफ़िया अपने खाविंद की पुरअसरार गुमशुदगी पर सख्त परेशान है। यहाँ से तो वो सही सलामत रुखसत हुआ था। वो मुतफक्किर अंदाज में बोला, इसके पास तो अच्छी खासी रकम भी थी, कहीं वो किसी डाकू या रेजन के हत्थे तो नहीं चढ़ गया? तनवीर जट की तशवीश बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मैंने उसे कई बार समझाया था कि वो अपना पैदल चलने का शौक़ साफ सुथरे इलाके में पूरा कर लिया करे। इस घने जंगल में तन्हे तनहा सफ़र करना और वो भी पैदल ख़तरे से खाली नहीं है जनाब, मगर झूरे ने कभी मेरी बात पर तवज्जो नहीं दी। मैंने अभी तक तनवीर जट के सामने रकम का जिक्र नहीं किया था और वो बता रहा था कि झूरे के पास अच्छी खासी रकम मौजूद थी। सफिया ने मुझे बताया था कि झूरा तनवीर जट से 1000 रुपये लेने उधार गया था। मैंने अपने इत्मीनान की खातिर पूछ लिया,
झूरे की बीवी से पता चला है कि वो आपसे कुछ रकम लेने आया था। आपने इसे कितने पैसे दिए थे? पूरे 2000 रुपये, उसने ठोस लहजे में जवाब दिया। तनवीर जट के जवाब ने मुझे उलझन में डाल दिया। मैंने तस्दीक तलब अंदाज में पूछा, क्या वाकई वो आपसे 2000 रुपये लेकर गया था? मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा मलिक साहब, वो गहरी संजीदगी से बोला। झूरा मुझसे जितनी रकम लेकर गया है मैं वही बता रहा हूँ। लेकिन सफिया का कहना तो यह है कि झूरा आपके पास 1000 रुपये लेने आया था। वो भी गलत नहीं कह रही, वो मायना खेज अंदाज में बोला। ये क्या बात हुई वड़ाइच साहब? बात ये हुई मलिक साहब कि वो वजाहत करते हुए बोला, झूरा आया तो 1000 लेने ही था, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती उसे 2000 रुपये दिए थे। आपने तो बात को और ज़्यादा उलझा दिया है, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। इस ज़बरदस्ती का सबब बताना पसंद करेंगे? जी ज़रूर, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। झूरे ने मुझे बताया था कि वो उधर नजीबाबाद में मुश्ताक महर से ज़मीन का एक टुकड़ा खरीदना चाहता है। मुश्ताक महर मज़कूरा अराजी के 1500 रुपये मांग रहा था। झूरे के पास 500 रुपये रखे हुए थे और वो 1000 मुझसे उधार लेने आया था। ये सारी बातें सफिया मुझे बता चुकी है, मैंने कतई कलामी करते हुए कहा। अब जो मैं बताने वाला हूँ वो भी सुन लें सरकार, वो ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए बोला। मैंने वो कताई अराजी देख रखा है, झूरा जिसे खरीदने की बात कर रहा था। मेरी सारी ज़िंदगी ज़मींदारी में गुजरी है मलिक साहब। ज़मीन का वो टुकड़ा किसी भी तरह 3000 रुपये से कम का नहीं है, और मैं मुश्ताक महर को भी अच्छी तरह जानता हूँ। इस बंदे ने ज़िंदगी भर नुकसान का सौदा नहीं किया, फिर वो ज़मीन का मज़कूरा टुकड़ा आधी कीमत में क्यों कर फरोख्त कर सकता है? इसी ख्याल के पेश नज़र वो सांस संवार करने के लिए रुका, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला। मैंने झूरे को 1 की बजाय 2000 रुपये ज़बरदस्ती दे दिए थे ताकि ज़मीन का सौदा करते हुए उसे कोई परेशानी ना हो। लेकिन आपने तो बड़ी अक्लमंदी का सबूत दिया था वड़ाई साहब। लेकिन झूरा घर पहुंचा और न ही आपके दिए हुए 2000 रुपये, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। फिर पूछा, क्या यहाँ चुन्नीवाल में किसी को ये बात मालूम थी कि झूरा आपसे 2000 रुपये लेके जा रहा था? कतई नहीं मलिक साहब, वो दो टोक अंदाज में बोला। ये मामला सिर्फ मेरे और झूरे के बीच में था, हत्ता कि मेरे मुंशी इलियास को भी इस रकम की कोई खबर नहीं। ये पैसे मैंने झूरे को अपनी जेब खास से दिए थे। मैंने गंभीर अंदाज में कहा। इसका मतलब यह हुआ कि चुन्नीवाल से कोई बंदा झूरे के ताक़ुब में नहीं गया था। सवाल ही पैदा नहीं होता मलिक साहब, वो पुरवसूख अंदाज में बोला। मुझे तो ये सीधी सीधी डाकुओं की कार्रवाई लगती है। क्या आपने जंगल को चेक किया है? मैंने चुन्नीवाल का कस्द करने से पहले एक मुतलाशी पार्टी को जंगल वाले हिस्से का कोना कोना छान मारने की हिदायत के साथ जंगल की जानिब रवाना कर दिया था। मैंने तनवीर जट को बताया, इस पार्टी में एक तजुर्बेकार खोजी भी शामिल है। अगर झूरे के साथ जंगल के अंदर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आया है तो शाम तक उसका पता चल जाएगा इंशाअल्लाह, वो खुलूस भरे अंदाज में बोला। झूरा खैरियत ही से होगा। झूरे के लिए तनवीर जट की फिक्रमंदी और परेशानी में मुझे कोई खोट दिखाई नहीं देती थी। वो झूरे का सच्चा और मुखलिस दोस्त था। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, बड़ाई साहब, झूरे की तलाश के सिलसिले में आप मुझसे क्या ताउन कर सकते हैं? जो आपका हुक्म हो, उसने बाल को मेरी कोट में फेंक दिया। मैंने कहा, आप अपने चंद काबिल एतमाद अफराद पर मुश्तमिल एक टीम तश्कील दें और उन्हें झूरे की तलाश में चुन्नीवाल और इर्द गिर्द के गांव देहात की जानिब रवाना कर दें। आप फिक्र न करें मलिक साहब, ये काम आज ही हो जाएगा, वो बड़े एतमाद से बोला। झूरा मेरा बहुत सच्चा दोस्त है, मेरी पूरी कोशिश होगी कि वो जल्द से जल्द बाजियाब हो जाए। झूरे की तलाश का सिलसिला तो आप पहली फुर्सत में शुरू करा दें, मैंने गंभीर अंदाज में कहा। इसके अलावा आप मुझे ये भी बताएं कि यहाँ चुन्नीवाल में झूरे की किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी? झूरा अपने काम से काम रखने वाला एक सीधा साधा इंसान है मलिक साहब, वो ठहरे हुए अंदाज में बोला। इसे दुश्मन और दुश्मनी पालने का कभी शौक नहीं रहा। मैं चुन्नीवाल में उसके किसी दुश्मन से वाकिफ नहीं हूँ, और वहाँ नजीबाबाद में, वहाँ भी झूरे का कोई दुश्मन मेरे इल्म में नहीं है। जीले के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैंने चुपते हुए लहजे में पूछा। वो चंद लम्हात तक टटोलती हुई नज़र से मुझे देखता रहा, फिर एक गहरी सांस खारिज करते हुए बोला, जमील उर्फ जीला झूरे का छोटा भाई है। ये बात मैं भी जानता हूँ, मैंने कहा। फिर पूछा, क्या जीला झूरे की गुमशुदगी में मुलविस हो सकता है? ये बात आप किस खास बिना पर कह रहे हैं? उसने उल्टा मुझसे सवाल कर डाला। मैंने कहा, मैंने सफिया के रवैये में जीले के लिए
एक खास नौइयत की सर्द मेहरी बल्कि नफरत देखी है, और कमोबेश इसी दर्जे की अदावत और नापसंदीदगी जीले के अंदाज में भी पाई जाती है। दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं हैं। दोनों भाइयों में काफी अरसे से नाराजगी और चपकलिश चल रही है। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, इनका एक दूसरे के घर में आना जाना भी नहीं है। आपको इस नाराजगी और चपकलिश का सबब मालूम होगा, मैंने कुरेदने वाले अंदाज में कहा। दरअसल जीला और झूरे के मिजाज और आदतों अतवार में जमीनों आसमान का फर्क है। वो सादे से लहजे में बोला, जब तक इनके माँ बाप जिंदा थे किसी न किसी तो निभा हो रहा था, फिर ऐसी जुदाई पड़ी कि वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ती ही चली गई। आप मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? नहीं तो। वो चौंक कर मुझे देखने लगा। आपको ऐसा क्यों महसूस हुआ? मैंने जीले और झूरे के बीच जुदाई के असबाब तक रसाई हासिल करने की कोशिश की थी। मैंने तनवीर जट के चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा, और मुझे पता चला है कि नाखुशगवार वाक़ये की वजह से दोनों भाइयों के दरमियान इतने तवील फासले पैदा हो गए हैं, वरना पहले तो जीले का झूरे के घर बहुत आना जाना था। उसने बड़े मोहतात अंदाज में इस्तफसार किया। कौन सा नाखुशगवार वाक़या मलिक साहब? मैंने निहायत ही मुख्तसर मगर जामे अल्फाज में तनवीर जट को इस वाक़ये से आगाह कर दिया जो जीले की ज़बानी मुझ तक पहुंचा था। उसने पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनी और कहा, यह वाक़या झूरे ने मुझे सुनाया था और मैं समझता हूँ कि जीला बकवास करता है। सफ़िया ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकती। हाँ, ये मुमकिन है कि जीले ने मौका पाकर सफ़िया से दस्तदराजी की कोशिश की हो, और जब सफ़िया ने अपनी इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शोर शराबा मचाया हो तो जीले ने अपना दामन बचाने के लिए सफ़िया को मूरिद इल्ज़ाम ठहरा दिया हो। बल्कि मैं समझता हूँ कि ऐसा ही हुआ था। तनवीर जट के जवाब से साफ जाहिर हो रहा था कि वो सफ़िया को सच्चा और जीले को झूठा समझता था, यानी उसकी सारी हमदर्दी सफ़िया के साथ थी। गोया आपकी नज़र में जीला साफ किरदार का मालिक नहीं है? मैंने कहा, इसकी बकवास पर तवज्जो नहीं देना चाहिए। मैं तो ऐसा ही समझता हूँ मलिक साहब, वो मुस्तहकम अंदाज में बोला। जीले के हवाले से तनवीर जट के ख्यालात से मुकम्मल आगाही हासिल करने के बाद मैंने मुनासिब नहीं समझा कि इसे बताऊं कि मैंने जीले को जंगल की तरफ जाने वाली छापामार पार्टी में शामिल कर रखा है, और यह कि जीले के ख्याल में झूरे की गुमशुदगी में सफ़िया का भी हाथ हो सकता है। मैंने महसूस कर लिया था कि जीले के हक में की गई मेरी किसी बात का भी तनवीर जट पर मुस्बित असरात नहीं होंगे। वो इस हवाले से एक मखसूस जहन बना चुका था। मैंने उसके जवाब की रोशनी में कहा, अगर आपकी निगाह में जीला काबिल भरोसा नहीं है तो फिर क्या झूरे की गुमशुदगी के सिलसिले में इस पर भी शक किया जा सकता है? मैं समझता हूँ कि जीला इस हद तक नहीं जा सकता। वो पुरसोच अंदाज में बोला, ये ठीक है कि दोनों भाइयों के बीच रंजिशों और तनाज़ात के अंबार लगे हुए थे, मगर इसे दुश्मनी नहीं कहा जा सकता। मैंने ऐसे आसार नहीं देखे जिनकी बुनियाद पर मैं इन दोनों के दरमियान किसी संगीन दुश्मनी की तस्दीक कर सकूं। 10-15 मिनट मजीद गुफ्तगू के बाद मैंने कहा, बड़ा साहब, आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी बीमारी के बावजूद भी आपने मुझे इतना वक्त दिया। अब इजाज़त चाहूँगा। वो इसरारी लहजे में बोला, आप दोपहर का खाना खाकर जाएं मलिक साहब। खाना आपका मुझ पर कर्ज रहा, मैंने खड़े होते हुए कहा। फिर कभी चुन्नीवाल का चक्कर लगा तो खाना आपके घर ज़रूर खाऊंगा। फ़िलहाल कार्य सरकार ज़्यादा अहम है। ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं। वो बड़ी मोहब्बत और अपनाइयत से बोला, आपका जब जी चाहे चुन्नीवाल तशरीफ़ लाएं। मेरे दिल और घर के दरवाजे आपको हमेशा खुले मिलेंगे। अलविदाई मुसाफा करने के बाद हम उसके घर से निकल आए। मेरे थाने पहुंचने से पहले एएसआई जहांज़ेब शेखुपुरा से लौट आया था। मैं अपने कमरे में जाकर बैठा तो वो मेरे पास आ गया। मैंने पूछा, क्या रिपोर्ट है? मास्टर इनायत को ले आया हूँ मलिक साहब, उसने बताया। इतनी देर कहाँ लग गई? मैंने इस्तफसार किया। तुम्हें तो कल रात ही को वापस आना था। मैं ज़रूर कल ही वापस आ जाता अगर ये बंदा मुझे मिल गया होता, उसने कहा। मैं ढूंढता ढांढता इसके घर पहुंचा तो पता चला कि ये अपनी बेटी से मिलने दूसरे महल्ले गया हुआ है। मैं इसके ताक़ुब में दूसरे महल्ले पहुंचा तो मालूम हुआ कि ये अपनी दूसरी बेटी की तरफ निकल गया है। मैंने इसका पीछा नहीं छोड़ा और एक घर से दूसरे घर मेरा सफ़र जारी रहा, और जब ये अल्लाह का बंदा हाथ लगा तो रात हो चुकी थी। यहाँ आने के लिए इस वक्त कोई बस नहीं मिल सकती थी, इसलिए मैं उधर शेखुपुरा ही में अपनी एक खाला के घर रुक गया था। ऐसा ही अपनी कारगुजारी की रिपोर्ट पेश कर चुका तो मैंने कहा, तुमने अभी जिस अल्लाह के बंदे का जिक्र किया है उसने तो अपने ख़ानदान को अच्छा खासा फैला रखा है। जी जनाब, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला।
मास्टर इनायत ने 3 शादियां की थीं और उसकी 15 औलादें हैं, 5 बेटे और 10 बेटियां। लेकिन इस बेचारे को औलाद का सुख नहीं मिल सका। बेटियां तो पराया धन होती हैं मलिक साहब। मास्टर इनायत की 10 बेटियां शादीशुदा हैं और अपने अपने घरों में खुश हैं, मगर इसके बेटे गुस्ताख और नाखलफ निकले, सब के सब शादीशुदा और जन मुरीद। इसीलिए वो बेचारा दर दर की ठोकरें खाता फिरता है। और इसकी 3 बीवियां। एएसआई की बात पूरी होने से पहले मैंने पूछ लिया, वो इनके पास क्यों नहीं रहता? वो एक एक करके सब अल्लाह को प्यारी हो चुकी हैं, उसने बताया। बेचारा बहुत दुखी है। मुझे ये भी पता चला है कि वो एक जगह टिककर नहीं रहता, चंद माह कहीं तो चंद माह किसी और जगह। नजीबाबाद में आबाद हुए उसे सिर्फ 2 माह हुए हैं। फीका दर्जी के साथ उसका दिल यूं भी लग गया है कि किसी ज़माने में उसने भी टेलरिंग का काम किया था, इसीलिए इसके नाम के साथ मास्टर लगा हुआ है। तुम मास्टर इनायत को ले ही आए हो तो ज़रा मुझे भी इसका दीदार कराओ, मैंने कहा। जी ज़रूर। वो उठकर खड़ा हो गया। 1 मिनट के बाद मास्टर इनायत मेरे सामने हाजिर था। मास्टर इनायत की उम्र 50 से मुतजावज़ थी। वो एक दुबला पतला और कमज़ोर सा इंसान था। एएसआई ने मुझे उसकी जो दुख भरी कहानी सुनाई थी, वो बिल्कुल वैसा ही नज़र भी आता था। अगर औलाद की जानिब से इंसान को सुख ना मिले तो ऐसी हालत उसकी हो जाती है। मैंने 15-20 मिनट तक मास्टर इनायत को अपने सवालात की बाढ़ पर रखा, लेकिन मेरे पेशा वराना तजुर्बे ने मुझे बता दिया कि किसी भी हवाले से जूरा की गुमशुदगी में उसका हाथ नहीं था। मैं समझता हूँ कि औलाद, खुसूसन अपने बेटों के रवैये की वजह से जिन सदमात से वो गुजरा था, इसमें इंसान की जहनी कैफियत ऐसी ही हो जाती है। वो जानबूझकर किसी को टॉर्चर नहीं करता, बस मुसलसल मिलने वाले दुखों की वजह से ये उसका स्टाइल बन जाता है। मैंने उसे जाने की इजाज़त दे दी, क्योंकि मुझे यकीन हो गया था कि झूरे की गुमशुदगी में वो मुलविस नहीं। बल्कि जब इसे पता चला कि झूरा 2 दिन से गायब है तो उसके चेहरे पर अफसरदगी उतर आई। एएसआई को मैंने मास्टर इनायत के जाने के बाद अपने कमरे में बुला लिया और ताज़ा तरीन हालात पर इससे गुफ्तगू करने लगा। मैंने उसे अपने दो राह चुन्नीवाल की तफसील से भी आगाह किया तो उसने गहरी संजीदगी से कहा, मैं तनवीर जट की बात से मुत्तफिक हूँ मलिक साहब। मैंने कहा, मतलब तुम भी यही समझते हो कि झूरे के साथ जंगल में कोई हादसा पेश आ गया है? मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। फिलहाल और कोई वजह भी तो नज़र नहीं आ रही, उसने ठहरे हुए लहजे में कहा। झूरा चुन्नीवाल से 2000 रुपये लेकर रवाना हुआ और फिर वो नजीबाबाद नहीं पहुंचा। नजीबाबाद और चुन्नीवाल के दरमियान तो जंगल ही जंगल है मलिक साहब, घना जंगल। इसी घने और ख़तरनाक जंगल में मैंने एक मुतलाशी टीम को रवाना कर रखा है, मैंने कहा, और मुझे उम्मीद है कि वहाँ से कोई अच्छी खबर आएगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। वैसे झूरे की तलाश के सिलसिले में हमें नजीबाबाद को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। एएसआई ने अगरचे एक आम सी बात की थी, लेकिन मैं इसकी बात सुनकर चौंक उठा था। मैंने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो जहाँ ज़ेब, नजीबाबाद कोई ज़्यादा बड़ा कस्बा नहीं। मैं ये काम तुम्हारे ज़िम्मे लगाता हूँ, अगर तुम थके हुए ना हो तो फिर तुम नजीबाबाद के सर्वे पे निकल जाओ, मैंने फैसलाकुन लहजे में कहा। ज़रा घूम फिर कर लोगों से पूछो, शायद किसी ने 3 अप्रैल की शाम झूरा को कस्बे में देखा हो। वैसे इस बात का इम्कान तो नज़र नहीं आता कि झूरा नजीबाबाद पहुंचा हो, लेकिन फिर भी तफ्तीश का तकाजा यही है कि हमें इस पहलू को भी जहन में रखना चाहिए। एएसआई मुझे सलाम करके रुखसत हो गया। थोड़ी देर के बाद कांस्टेबल अल्ताफ़ की टीम जंगल से वापस आ गई। इस टीम में अल्ताफ़ के अलावा खोजी चाजीन उर्फ ताजू, कांस्टेबल जुनैद खान और झूरे का छोटा भाई जिला शामिल था। इनकी वापसी का सबसे अफसोसनाक पहलू ये था कि वो लोग जंगल से नाकाम और नामुराद लौटे थे। कांस्टेबल अल्ताफ़ ने मुझे बताया, मलिक साहब, हमने नजीबाबाद से लेकर चुन्नीवाल तक फैला हुआ सारा जंगल छान मारा है, लेकिन हमें झूरे का कोई सुराग नहीं मिला। हत्ता कि हमने शुमालन जुनूबन बहने वाली नहर के किनारे मीलों तक देखे हैं। वो अपनी बात ख़त्म कर चुका तो मैंने पूछा, जिला नज़र नहीं आ रहा, इसे कहाँ छोड़ आए हो? वो हमारे साथ ही नजीबाबाद पहुँचा था, अल्ताफ़ ने बताया। वो अपने घर गया है, कह रहा था कि बहुत थक गया हूँ, अगर मेरी ज़रूरत हुई तो मैं थाने आ जाऊँगा, वरना मैं घर में आराम करूँगा। मैंने अल्ताफ़ से पूछा कि क्या तुमने झूरे की तलाश के दौरान में जिले पर निगाह रखी थी? जनाब, मैं आपके हुक्म को कैसे भूल सकता था? फिर इस कड़ी निगरानी का क्या नतीजा बरामद हुआ? जनाब, मैंने तो यही महसूस किया है कि जिला किसी भी हवाले से अपने बड़े भाई की गुमशुदगी में मुलविस नहीं है। गोया तुम लोगों की रिपोर्ट यह है कि झूरा जंगल में कहीं नहीं। जी, हमारी तहकीक तो यही कहती है, उसने जवाब दिया।
मैंने कहा, आखिर वो गया तो गया कहाँ? क्या उसे जमीन ने निगल लिया या आसमान खा गया? ताजू चाचा ने एक अजीब बात की है, अल्ताफ ने उलझन ज़दा अंदाज में कहा, जो मेरे पल्ले नहीं पड़ी। वो अजीब बात मुझे भी बताओ, मैंने तेज लहजे में कहा। हो सकता है कि मेरी समझ में आ जाए। जब हम यहाँ से रवाना हुए थे तो हमने झूरे की बीवी से झूरे का एक जूता ले लिया था ताकि ताजू चाचा को उसका खुरा तलाश करने में आसानी रहे। कांस्टेबल अल्ताफ वजाहत करते हुए बोला, गुज़िश्ता रात चूँकि अच्छी खासी बारिश हो गई थी, लिहाजा खोजी चाचा की तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं। एक तो जंगल की घासदार ज़मीन और ऊपर से वो भी भीगी हुई। हमें कहीं भी झूरे का खुरा नहीं मिल सका, लेकिन नहर वाले पुल के इस किनारे पर ताजू चाचा को कुछ ऐसे आसार मिल गए जिनकी बिना पर इसे शक है कि झूरा नजीबाबाद में दाखिल हुआ था। ओह, ये तो बड़ी खबर है, मैंने सरसराती हुई आवाज़ में कहा। फिर पूछा कि ताजू कहाँ है? वो हवलदार अल्लाह बख्श के पास बैठा गपशप कर रहा है, कांस्टेबल ने बताया। इससे कहो कि मैं बुला रहा हूँ, फौरन मेरे पास पहुँचे, मैंने तेहमाना अंदाज में कहा। गपशप बाद में भी की जा सकती है। अगले ही लम्हे ताजदीन उर्फ ताजू चाचा मेरे सामने हाजिर था। ताजू 60 का हिस्सा अबूर कर चुका था, ताहम इस उम्र में भी उसकी निगाह 6x6 यानी एकदम शानदार थी। मेरे इस्तफसार पर ताजू चाचा ने बताया, मलिक साहब, नहर के पुल से जो रास्ता नजीबाबाद की तरफ आ रहा है, वहाँ मैंने झूरे के कदमों के मादूम से निशानात देखे हैं, जिसमें आने और जाने दोनों तरह के निशानात हैं। इतनी बड़ी बात और तुम हवलदार के पास बैठे गप्पे हाँक रहे हो, मैंने शिकायती लहजे में कहा। आप ठीक कहते हैं मलिक साहब, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। बज़ाहिर तो ये बात बड़ी ही नज़र आ रही है, लेकिन मैंने इसे इसलिए अहमियत नहीं दी कि जिस जगह झूरे के कदमों के निशानात मिले थे वहाँ करीब ही वो तालाब है जहाँ झूरा रोज़ाना मछलियाँ पकड़ने जाता था। मैंने सोचा शायद ये झूरे की गुमशुदगी से पहले के निशानात हैं। ताजू चाचा की बात में वजन था। मैंने इसे तो जाने की इजाज़त दे दी, लेकिन कांस्टेबल अशफाक को अपने पास बुला लिया। वो आज चुन्नीवाल भी मेरे साथ गया था। अशफाक नजीबाबाद का ही रहने वाला था। वो मेरे पास पहुंचकर बोला, मलिक साहब, हुक्म करें, हमें अभी सफ़िया से मुलाकात करने जाना है। मैंने कहा, खैरियत तो है ना? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। हाँ, सब खैरियत है, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। तुमने देखा था ना कल सफ़िया की कैसी बुरी हालत हो रही थी। झूरे की गुमशुदगी ने उसे परेशान कर रखा है। मैंने उससे वादा किया था कि चुन्नीवाल से वापसी पर मैं उसे ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करूँगा। फिर इसी सिलसिले में हमें इसे तसल्ली तशफ़ी देने जाना है। मैं तैयार हूँ जी, वो रेड अलर्ट अंदाज में बोला। मैंने अशफाक के इत्मीनान के लिए ये बात कह दी थी कि मैं सफ़िया को तसल्ली देने उसके घर जा रहा हूँ, वरना मेरे जहन में कुछ और ही चल रहा था। ताजू चाचा ने जो बात बताई थी, इसका मतलब ये भी निकाला जा सकता था कि 3 अप्रैल की शाम झूरा वापस नजीबाबाद आया था। इस मतलब के साथ ही मेरे दिमाग में जीले के कहे हुए अल्फाज भी गर्दिश कर रहे थे। थानेदार साहब, ये बड़ी ख़तरनाक औरत है। हो सकता है इसी ने भाई झूरे के साथ कुछ कर दिया हो। आपको भाई के घर की तलाशी लेना चाहिए। जब हम झूरे के घर के नज़दीक पहुंचे तो मगरिब की अजान हो रही थी। हमने झूरे के दरवाजे पर दस्तक दी तो फ़ौरन ही दरवाज़ा खुल गया। मुझ पर निगाह पड़ते ही सफ़िया ने अपने शौहर के बारे में इस्तफसार किया। इसकी आवाज़ से फ़िक्रमंदी झलकती थी। थानेदार साहब, झूरे का कुछ पता चला? मैंने उसे अपनी कारगुजारी से आगाह किया और कहा कि मैंने सारा जंगल छान मारा है, चुन्नीवाल और इर्द गिर्द के गाँव में भी तलाश कर लिया है, बस एक जगह बाकी रह गई थी। मैंने सोचा ज़रा इसे भी चेक कर लेते हैं। कौन सी जगह? उसने घबराहट आमेज अंदाज में पूछा। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए संजीदा लहजे में कहा, गुमशुदा झूरे का घर का? क्या आप मेरे घर की तलाशी लेने आए हैं? वो खौफजदा हो गई। झूरा यहाँ कैसे हो सकता है? हाँ, मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। इसमें परेशानी वाली बात कौन सी है? तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे तुमने अपने खामिद को घर के अंदर ही कहीं छुपा रखा है। आप भी कैसी बातें करते हैं थानेदार साहब, वो कदरे संभले हुए अंदाज में बोली। अगर झूरा घर में मौजूद होता तो फिर मैं इसके लिए 2 दिन से मारी मारी क्यों फिर रही होती? फिर तो घर की तलाशी देने में तुम्हें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। जी, कोई एतराज़ नहीं मुझे, वो हमें रास्ता देते हुए बोली। आप अंदर आ जाएं। घर की तलाशी का सुनकर सफ़िया के चेहरे पर जो घबराहट नमूदार हुई थी, उसने चंद लम्हात के लिए मुझे उलझन में डाल दिया था और मुझे जिले के खदशात सच होते दिखाई देने लगे थे। लेकिन जितनी आसानी से उसने हमें घर के अंदर आने की दावत दी थी, इससे यही अंदाज़ा होता था कि झूरे की गुमशुदगी के हवाले से उसका दामन साफ है। उसके चेहरे और आंखों में परेशानी के जो आसार उभरे थे, वो
اس کی ذہنی پریشانی کا بھی عکس ہو سکتے تھے۔ بلا شبہ وہ بڑے نازک حالات سے گزر رہی تھی۔ یہ معمول کی ایک چھوٹی سی کارروائی ہے، میں نے صفیہ کے گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ کوئی بات نہیں تھانے دار صاحب، وہ میرے ساتھ چلتے ہوئے بولی، آپ قانونی تقاضے ضرور پورے کریں، جھورا آپ کو اس گھر میں کہیں بھی نہیں ملے گا۔ صفیہ کے آخری جملے میں بے پناہ اعتماد تھا۔ ایسا اعتماد انسان کے الفاظ میں اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب اسے کسی بات کا 100% یقین ہو جاتا ہے۔ میں نے صفیہ کی معیت اور لالٹین کی موجودگی میں گھر کے دونوں کمرے، صحن، باورچی خانہ اور دیگر تمام حصے بھی دیکھے، لیکن مجھے کسی بھی جگہ پر جھورا یا اس کی موجودگی کے آثار نظر نہ آئے۔ ایک اندرونی کمرے کا کچھ حصہ مجھے قدرے گیلا نظر آیا، جیسے وہاں کی زمین کو تازہ تازہ پوتا گیا ہو۔ میں نے کمرے کے فرش کے اس حصے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے صفیہ سے سوال کیا، یہاں کیا ہوا ہے؟ میں نے بستروں کی پیٹی کو گھسیٹ کر ایک کونے میں کیا تھا۔ وہ ایک 6 بائی 4 فٹ کی دستی پیٹی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی، جس کی وجہ سے کچے فرش پر کھروچے پڑ گئے تھے۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی اس اکھڑی ہوئی جگہ پر پونچھا مارا ہے، جس کی وجہ سے یہ اب گیلی ہو رہی ہے۔ صفیہ کا جواب معقول تھا، لیکن کسی اندرونی تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں آگے بڑھ گیا۔ شاید میری یہ حرکت جیلا کی اس بات کے زیر اثر تھی کہ ممکن ہے صفیہ نے بھائی جھورے کو گھر کے اندر ہی کہیں چھپا رکھا ہو۔ دستی پیٹی میں کوئی تالا وغیرہ نہیں لگا ہوا تھا۔ میں نے پیٹی کے قریب پہنچ کر صفیہ سے کہا، اگر تمہیں برا نہ لگے تو میں پیٹی کے اندر جھانک کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس میں برا ماننے والی کوئی بات نہیں تھانے دار صاحب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، پیٹی کے اندر بسترے بھرے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں تو آپ پیٹی کو چیک کر لیں، میں لالٹین سے آپ کو روشنی دکھاتی ہوں۔ بات کے اختتام پر اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی لالٹین کو قدرے بلند کر دیا تاکہ میں آسانی سے پیٹی کے اندرونی ماحول کا جائزہ لے سکوں۔ جب سے میں نے تلاشی کا یہ سلسلہ شروع کیا تھا، لالٹین مسلسل صفیہ کے ہاتھ میں تھی۔ سورج کو غروب ہوئے ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے، لیکن کمروں کے اندر اندھیرا چھا چکا تھا۔ میں نے اس دستی پیٹی کے اندر موجود تمام کپڑوں کو اچھی طرح چیک کر لیا۔ وہاں پر لحافوں، گدوں اور تکیوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا، یا پھر بستر پر بچھائی جانے والی چادریں رکھی ہوئی تھیں۔ گویا اس پیٹی میں مکمل طور پر بسترے ہی بھرے ہوئے تھے۔ میں نے پیٹی کو بند کر دیا اور صفیہ کے ساتھ کمرے سے باہر آتے ہوئے بولا، تم فکر نہیں کرو، میں بہت جلد جھورے کو ڈھونڈ نکالوں گا۔ آپ کو یہ تسلی تو ہو گئی نا کہ میں نے جھورے کو گھر کے اندر کہیں چھپا کر نہیں رکھا ہوا؟ اس کے استفسار سے گہری شکایت جھلکتی تھی۔ اگر میرے کسی عمل سے تمہاری دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا۔ میں نے جو کیا وہ سب تفتیش کا حصہ ہے۔ کوئی بات نہیں تھانے دار صاحب، وہ معتدل انداز میں بولی، میرے لیے یہی بہت بڑی بات ہے کہ آپ کی نظر میں میرا ذہن صاف ہو چکا ہے۔ میں صفیہ کو تسلی دلاسا دینے کے بعد واپس تھانے آ گیا۔ میری واپسی پر ASI جہاں زیب بھی تھانے میں موجود تھا۔ میں نے اس سے رپورٹ طلب کی تو اس نے بتایا کہ پچھلے 2 دن سے کسی شخص نے جھورے کو نجیب آباد میں نہیں دیکھا تھا۔ تفتیش کی گاڑی ایک مقام پر آ کر رک گئی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جھورا کہاں غائب ہو گیا۔ ابھی تک کوئی ایسا سرا نہیں ملا تھا جسے تھام کر میں جھورے تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا۔ میں نے تمام تفکرات کو ذہن سے جھٹکا اور اپنے کوارٹر میں چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ تاریکی چاہے کتنی بھی گہری کیوں نہ ہو، اسے کبھی نہ کبھی روشنی کے سامنے گھٹنے ٹیکنے ہی پڑتے ہیں۔ جیسے ہر رات کے بعد لازمی سحر نمودار ہوتی ہے، اسی طرح ہر الجھن کی کوئی نہ کوئی سلجھن بھی ہوتی ہے۔ میں بھی اپنے کوارٹر میں بستر پر لیٹا اپنی الجھن کو سلجھانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا کہ دروازے پر ہونے والی دستک نے مجھے چونکا دیا۔ وہ نصف شب کا عمل تھا۔ میرے تھانے کا عملہ عموماً رات میں مجھے ڈسٹرب نہیں کیا کرتا تھا۔ چھوٹے موٹے معاملات کو وہ لوگ خود ہی نپٹا لیا کرتے تھے۔ آدھی رات کے وقت دستک کا ایک ہی مطلب تھا کہ معاملہ سنگین ہے، لہذا میں بستر چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ میں نے صحن عبور کر کے اپنے کوارٹر کا بیرونی دروازہ کھولا تو سامنے شبینہ ڈیوٹی والا ایک کانسٹیبل کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار تھے۔ کیا بات ہے؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ ملک صاحب جیلا تھانے میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے اضطراری لہجے میں بتایا۔ وہ فی الفور آپ سے ملنا چاہتا ہے۔
मैंने पूछा कि मसला क्या है। वो हमें कुछ नहीं बता रहा, कांस्टेबल ने कहा। कहता है कि मैं थानेदार साहब ही से बात करूंगा। ठीक है, मैं लिबास तब्दील करके आता हूँ। कांस्टेबल मुझे सल्यूट करके रुखसत हो गया। यूनिफॉर्म पहनने के दौरान में मेरा जहन तक मुसलसल जिले के बारे में ही सोच रहा था। किसी अहम मामले के साथ आधी रात को इसकी थाने में आमद का एक ही मतलब था कि इसके पास अपने भाई जूरे की गुमशुदगी के हवाले से कोई सनसनीखेज खबर मौजूद थी। मैं तैयार होकर थाने पहुंचा तो मेरे अंदाजे की तस्दीक हो गई। मुझ पर निगाह पड़ते ही जिला इंकिशाफ अंगेज अंदाज में बोला, आपको अभी और इसी वक्त मेरे साथ वहाँ चलना होगा। कहाँ चलना होगा? मैंने पूछा। भाई जूरे के घर। क्यों? मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा। जूरे के घर में ऐसा क्या हो गया है कि आधी रात के बाद मेरा वहाँ जाना ज़रूरी हो गया? आप भी चलें और अपने साथ थोड़ी नफरी भी ले चलें, वो इज़्तिरारी अंदाज में बोला। मैंने चंद मिनट पहले मुश्ताक महर को जूरे के घर में दाखिल होते देखा है। आधी रात को वो वहाँ क्या करने गया है? मैंने खुद कलामी के अंदाज में कहा। जिले की बात ने मुझे तशवीश में डाल दिया था। थानेदार साहब, आप देर ना करें, वो झुंझुलाहट आमेज अंदाज में बोला। आज इस कमीने को रंगे हाथों पकड़ना है। कमीने का लफ्ज़ उसने यकीनन अपनी भाभी सफ़िया के लिए इस्तेमाल किया था। मैंने तस्दीक तलब अंदाज में पूछा, ये मुश्ताक महर ही वही है ना जिसने तुम्हारे भाई जूरा को ज़मीन वगैरह जिससे तुम्हारा भाई जूरा कोई ज़मीन वगैरह ख़रीद रहा था? जी, ये वही बंदा है, वो नफ़रत भरे लहजे में बोला। आप बातों में वक्त ज़ाया ना करें थानेदार साहब, मैं आपके सारे सवालों के जवाब रास्ते में दे दूंगा। बात के अख्तिताम पर वो उठकर खड़ा हो गया। जिला जितनी बड़ी और सनसनीखेज खबर लाया था, अगर वो हकीकत में थी तो फिर वाक़ियतन एक लम्हा ज़ाया किए बगैर ही एक लम्हा ज़ाया करना भी हिमाकत के ज़ुमरे में आता। मैंने हवलदार अल्लाह बख्श को साथ लिया और जिले की मैयत में मैं जूरे के घर की जानिब रवाना हो गया। रास्ते में मैंने जिले से कहा, अगर तुम्हारे पास तुम्हारी लाई हुई इत्तला गलत साबित हुई तो मैं ज़रूरी है कि तुम्हारे साथ बहुत सख्ती से पेश आऊँ, ये बात जहन में रखना। जिले ने मुझे सफ़िया की जो कहानी सुनाई थी, तन्वीर जट की नज़र में वो एक प्रोपेगंडे से ज़्यादा कुछ भी नहीं थी। ताहम तन्वीर जट के मुताबिक जिला अपने भाई को नापसंद करता था, इसलिए वो इसके खिलाफ उल्टी सीधी बातें करता रहता था। जिले ने मुझे सफ़िया की जो कहानी सुनाई थी, तन्वीर जट की नज़र में वो एक प्रोपेगंडे से ज़्यादा कुछ भी नहीं था। तन्वीर जट के मुताबिक जिला अपनी भाभी को नापसंद करता था, इसलिए वो इसके खिलाफ उल्टी सीधी बातें करता रहता था, लिहाजा इसकी बकवास पर तवज्जो नहीं देना चाहिए। तन्वीर जट ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ऐन मुमकिन है जिले ने सफ़िया पर मुजरिमाना हमले करने की कोशिश की हो और नाकामी की सूरत में उसने सारा मलबा सफ़िया पर डाल दिया हो। अगर तन्वीर जट की राय को मुस्तनद मान लिया जाए तो फिर ये सोचा जा सकता था कि इस वक्त भी जिला कोई ड्रामा रचाने की कोशिश में था। इसी इम्कान के पेश नज़र मैंने इसे वार्निंग दी थी। आप सख्ती से पेश आने की बात कर रहे हैं? वो सीना ठोक कर बोला। अगर मेरी इत्तला गलत निकले तो मैं गर्दन कटवाने के लिए भी तैयार हूँ। मैं तो निगरानी के लिए वहाँ एक बंदा भी खड़ा कराया हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने घूर कर उसकी तरफ देखा। जनाब आली, मैंने अपने एक दोस्त तारिक को भाई जूरे के दरवाजे से थोड़े फासले पर खड़ा कर दिया है, उसने फ़खरी अंदाज में बताया, ताकि आपके वहाँ पहुँचने से पहले अगर मुश्ताक महर घर से बाहर निकल आए तो फारूक उसे दबोच ले। मैं आपकी नज़र में झूठा साबित नहीं होना चाहता थानेदार साहब। जिले के लहजे में झलकता एतमाद इस अमर की गवाही दे रहा था कि वो दरोगोई से काम नहीं ले रहा। मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा सवाल था कि आधी रात को मुश्ताक महर जूरे के घर में अकेली सफ़िया के पास क्या कर रहा था। इस सवाल के मुख्तलिफ जवाब हो सकते थे। मुमकिन है कि जूरा वापस आ गया हो और मुश्ताक महर ज़मीन की ख़रीदारी के हवाले से इससे कोई बात करने आया हो। ये बहुत कमज़ोर जवाब था, क्योंकि मगरिब के वक्तों में खुद सफ़िया के घर के अंदर मौजूद था और तब तक जूरे की वापसी नहीं हुई थी, और फिर आधी रात को इस नौयत की मुलाकात का कोई जवाब भी नहीं बनता था। लिहाजा मैंने इस इम्कान को रद्द कर दिया। इसके साथ ही एक दूसरा इम्कान मेरे जहन में उभरा, कहीं सफ़िया और मुश्ताक महर के बीच कोई खुफिया ताल्लुक तो नहीं। यह खासा ख़तरनाक ख्याल था और जिले के बयान करदा वाक़े को तक़वियत पहुँचाता था, जिसमें सफ़िया का किरदार दागदार दिखाई देता था। सफ़िया की ज़ात के हवाले से मनफी अंदाज में सोचते हुए मेरे जहन में कमरे का वो गीला फर्श ताज़ा हो गया जहाँ सफ़िया के बकौल उसने पोछा लगा रखा था।
और सफिया ने पहुंचे का जो सबब बताया था वो इस वक्त तो मुझे हजम हो गया था, लेकिन अब मेरा जहन किसी और अंदाज में सोच रहा था। बिस्तरों वाली जस्ती पेटी को कभी भी ऐसे ही ज़मीन के ऊपर नहीं रखा जाता, बल्कि इसके चारों कोनों के नीचे ईंटें लगाई जाती हैं ताकि पेटी ज़मीन की सतह से थोड़ी ऊपर रहे। मैंने सफिया के घर के एक कमरे के कोने में जो जस्ती पेटी देखी थी वो ज़मीन के साथ लगी हुई थी। इसे आर्जी तौर पर उसे वहां रख दिया गया हो। सफिया के बयान के मुताबिक उसने पेटी को घसीटकर कोने में किया था, जिसकी वजह से कच्चे फर्श पर खरोंचे से पड़ गए थे और उसे पोंछा लगाना पड़ा था। मेरे जहन ने चीख चीख कर कहा, इस पेटी के साथ कोई गड़बड़ है। मैं जब सफिया के घर के मुआयने पर था तो मैंने मज़कूरा जस्ती पेटी को खोलकर उसके अंदर का तफसीली जायजा भी लिया था। उसके अंदर रज़ाइयाँ, दुलाइयाँ, तकिए और बिस्तर की चादरें वगैरह भरी हुई थी। मुझे इस पेटी में कहीं कोई गड़बड़ दिखाई नहीं दी थी। इसका वाज़ेह मतलब यही था कि सारी गड़बड़ इसी पेटी के नीचे गीले फर्श के ऊपर, ये गीले फर्श के नीचे थी। जब इंसानी जहन को सोचने के लिए कोई मखसूस ज़ाविया मिल जाए तो फिर ये गुत्थी खुद ब खुद खुलती चली जाती है। मैं भी सफिया की ज़ात के हवाले से एक मंतकी नतीजे पर पहुंच चुका था। अब देखना ये था कि मेरे जहन का अखज़ किया हुआ नतीजा हालत हाज़िरा से लगा खाता है या नहीं। हम सफिया के घर के सामने पहुंच गए तो एक शख्स अंधेरे से निकलकर तेज़ी से हमारी जानिब बढ़ा। जिले ने कहा, थानेदार साहब, ये तारिक है जिसे मैंने निगरानी के लिए यहाँ खड़ा कर रखा था। तारिक हमारे करीब पहुँचा तो मैंने उससे पूछा, क्या मुश्ताक मेहर अभी तक जिले के घर के अंदर है? जी थानेदार साहब, उसने असबात में जवाब दिया। अगर दस्तक दी तो मुश्ताक मेहर होशियार हो जाएगा, जिले ने इज़्तिरारी अंदाज में कहा। हमें दीवार फांद कर घर के अंदर दाखिल होना चाहिए, वरना वो बदमाश निकल जाएगा। अगरचे जिले की तजवीज़ बड़ी बरमहल थी, लेकिन इखलाकी एतबार से उसे मौजू करार नहीं दिया जा सकता था। मगर इस वक्त एक तन्हा नामहरम औरत के घर में मुश्ताक मेहर की मौजूदगी इस मामले को काबिल दखल अंदाज ये पुलिस बनाती थी, ख़ास तौर पर एक ऐसी अकेली औरत जिसका घरवाला पिछले 2 दिन से गुमशुदा था। इन हालात में जिले की तजवीज़ पर अमल करने में कोई दिक्कत नहीं थी और न ही कबाहत। थानेदार, मैं हूँ या तुम? मैंने जिले की आंखों में देखते हुए सवाल किया। वो गड़बड़ा गया। ज़ाहिर है जी, थानेदार तो आप ही हैं। फिर इस बात का फैसला भी मुझे ही करने दो कि जूरे के घर में दाखिल होने के लिए हमें कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए, मैंने सख्त लहजे में कहा। फिर इसके बाद चौकीदार दोस्त को मुखातिब करते हुए इजाफा किया, तारिक, तुम जिले को अपने साथ ले जाओ और वहीं अंधेरे में खड़े होकर इंतज़ार करो। अगर मुझे तुम लोगों की मदद की ज़रूरत होगी तो मैं आवाज़ दे लूँगा। जी ठीक है थानेदार साहब, तारिक ने फर्माबरदारी से कहा। वो दोनों चले गए तो मैंने सफिया के दरवाजे की तरफ पेशकदमी करते हुए कहा, अल्लाह बख्श, तुम बाइज्जती दीवार फांद कर घर के अंदर पहुंचोगे और दरवाजे की कुंडी खोल दोगे ताकि मैं भी घर में दाखिल हो सकूं। तो मेरी बात समझ रहे हो ना? जी मलिक साहब, मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, आप ये थैला पकड़ें, मैं दीवार पर चढ़ रहा हूँ। मैंने हवलदार के हाथ से वो थैला ले लिया। मज़कूरा थैले के अंदर 2 हथकड़ियाँ और कुछ दीगर सामान था। मैं जब मुजरिमों की सरकूबी के लिए मैदान अमल में उतरता था तो हर ज़ाविये से मुकम्मल तैयारी करके थाने से निकलता था। मेरा सर्विस रिवाल्वर भी इस वक्त मेरे पास ही था। मैं हर किस्म के हंगामी हालात से निपटने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार था। वो 5 अप्रैल की एक मोतदिल रात थी। उसूली तौर पर 6 अप्रैल की तारीख तो शुरू हो चुकी थी। मेरी रेस्ट वॉच 1:10 का वक्त बता रही थी। रात के इस पहर मुश्ताक मेहर की सफिया के घर में मौजूदगी जहन में सैकड़ों ख़तरनाक सवालात को जन्म देती थी। मैंने किसी एक सवाल के जवाब के लिए भी अपने जहन को जहमत देने की ज़रूरत महसूस नहीं की, क्योंकि चंद लम्हात के बाद मेरे सामने हर सवालों का अमली जवाब हाजिर खिदमत होने वाला था। मैंने जिले को दानिस्ता बाहर रोक दिया था क्योंकि सफिया उसे सख्त नापसंद करती थी। जिले की वहाँ मौजूदगी से कोई भी बदमज़गी पैदा हो सकती थी और मैं इन सनसनीखेज़ लम्हात में किसी बदमज़गी के मूड में नहीं था। हवलदार ने मेरी हिदायत के मुताबिक घर के अंदर पहुंचकर दरवाजे की कुंडी खोल दी। अगले ही लम्हे में जूरे के घर में था। ये मरहला चंद सेकंड में तय हो गया था और एक ज़रा सा भी आवाज़ या खटका पैदा नहीं हुआ था। अंदर पहुंचते ही मैंने दरवाजे की कुंडी लगा दी। रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी।
हर तरफ खामोशी और तारीकी का राज था। घर का सहन खाली था, वीरानी और सन्नाटा मेरे पेश नज़र था। इन दिनों मौसम सरवा में काफ़ी गर्माइश उतर आई थी। मौसम की मुनासबत से सफ़िया को घर के सहन या फिर बरामदे में महवे नींद होना चाहिए था, मगर वो मुझे कहीं दिखाई न दी। इस सूरत हाल ने मेरे जहन में भी मौजूद शक के घोड़े को महमेज किया और मैं दबे कदमों से घर के पिछले हिस्से में बने कमरों की सिमत बढ़ने लगा। मैं आज शाम में झूरे के घर का तफसीली मुआयना कर चुका था, लिहाजा इस पेशकदमी में मुझे किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। मैं और हवलदार अल्लाह बख्श बरामदे में पहुंच गए। दोनों कमरे हमारे सामने थे, जिनमें से एक का दरवाज़ा खुला हुआ था जबकि दूसरे का दरवाज़ा बंद था। बंद दरवाजे के पीछे हल्की सी रोशनी भी नजर आ रही थी। ये वही कमरा था जिसके गीले फर्श पर मैंने एक जस्ती पेटी मशकूक अंदाज में रखी देखी थी। कमरे के अंदर यकीनन लालटेन रोशन थी, जिसकी हल्की सी रोशनी दरवाजे की दरज़ों में से छन छन कर आ रही थी। मैंने दरवाजे की एक निस्बतन बड़ी झिरी से कान लगाकर अंदर की सूरत हाल को भांपने की कोशिश की। अगले ही लम्हे में चौंक उठा, क्योंकि मेरे कानों में धीमे सुरों में एक मर्दाना और एक जनाना आवाज़ आ रही थी। वो फैसलाकुन लम्हात थे। कमरे के अंदर सफ़िया के साथ यकीनन मुश्ताक महर ही था। जीरे ने बिल्कुल दुरुस्त कहा था, थानेदार साहब, आज इस कमीनी को रंगे हाथों पकड़ना है। मुझे सफ़िया के किरदार से कोई वास्ता नहीं था। मैं तो झूरे की बाजियाबी के लिए दिन रात एक किए हुए था। जिस औरत को अपने शौहर की गुमशुदगी पर बेहद गमज़दा होना चाहिए था, वो रात के इस पहर एक नामहरम के साथ अपना मुंह काला कर रही थी। मेरे जहन ने फैसला सुना दिया। अगर झूरे की गुमशुदगी का मुअम्मा हल करना है तो सफ़िया और मुश्ताक महर पर हाथ डालना होगा, अभी और इसी वक्त। मैंने हवलदार अल्लाह बख्श को रेड अलर्ट होने का इशारा दिया और अपना हाथ कमरे के दरवाजे की जानिब बढ़ा दिया। अगले ही लम्हे मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और कान को एक मरतबा फिर झिरी के साथ चिपका दिया। दस्तक की आवाज़ पर एक लम्हे के लिए कमरे के अंदर खामोशी छा गई थी। मेरी तमाम तर तवज्जो अंदर के मामलात पर लगी हुई थी। अगले ही लम्हे एक तशवीश भरी मर्दाना आवाज़ कान में उभरी, सफ़िया, इस वक्त तुम्हारे घर में कौन आ गया? मैं तो खुद हैरान हूँ। सफ़िया के लहजे से परेशानी जाहिर थी। तुमने बाहर जाने वाले दरवाजे की कुंडी तो लगा दी थी ना? मर्दाना आवाज़ ने पूछा। हाँ मुश्ताक, सफ़िया की उलझन भरी आवाज़ उभरी। इन दोनों की तशवीश भरी गुफ्तगू ने सूरत हाल को रोज़े रोशन की तरह आया कर दिया था। इस कमरे में आमद व जामद का वाहिद रास्ता यही दरवाज़ा था। गोया मुश्ताक महर के फरार के लिए कोई और रास्ता मौजूद नहीं था। मैंने एक मरतबा फिर दरवाजे पर दस्तक दी और कड़कदार आवाज़ में कहा, सफ़िया, दरवाज़ा खोल दो, तुम्हारा ड्रामा ख़त्म हो चुका। मुश्ताक, ये तो थानेदार की आवाज़ है, सफ़िया ने घबराए हुए लहजे में कहा। अब क्या होगा? तुम फिक्र ना करो और जाकर दरवाज़ा खोल दो, मुश्ताक महर ने कहा। ये बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं यहाँ हूँ। मैं पेटी के अंदर छुप जाता हूँ। तुम किसी तरह थानेदार को मुतमईन करके वापस भेज देना। एक बात जहन में रखो कि थानेदार भी एक मर्द है और तुम्हारी कशिश और तुम्हारी खूबसूरती तो बड़े बड़ों के होश उड़ा दे। अगर ज़रूरत महसूस करो तो अपनी थोड़ी सी सौगात थानेदार की खिदमत में भी पेश कर देना। वक्त और हालात की ये मजबूरी है। तुम दरवाज़ा खोल रही हो या मैं इसे तोड़कर अंदर आऊँ? मैंने गजदार आवाज़ में कहा और एक बार फिर ज़ोरदार दस्तक दी। मुश्ताक महर की बातों ने मेरे तन बदन में शरारे भर दिए थे। ये बंदा बेगैरती के आखिरी दर्जे पर फाइज था। मुझे तीसरी बार दस्तक नहीं देना पड़ी। सफ़िया ने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया और बेतरतीब लिबास के साथ नींद भरी आवाज़ में बोली, थानेदार साहब, आप इस वक्त खैरियत तो है? मैंने इनकी बंद कमरे की गुफ्तगू सुन ली थी और मुझे मालूम था कि मुश्ताक महर इस वक्त जस्ती पेटी के अंदर छुपा बैठा है। मैंने कमरे में चारों जानिब निगाह दौड़ाने के बाद सरसराती हुए लहजे में पूछा, दूल्हा कहाँ है? दूल्हा? वो उलझनज़दा अंदाज में बोली, आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं इस बंदे का जिक्र कर रहा हूँ जिसके साथ अभी तुम्हारा निकाह पढ़ाया जाएगा, ताकि तुम्हें रात की तारीकी में छुप छुप कर इसके साथ मुँह काला न करना पड़े। मैंने जहरीले लहजे में कहा, मुश्ताक महर कहाँ है? मेरे आखिरी जुमले ने सफ़िया को लर्जा कर रख दिया। वो बिखरी हुई आवाज़ में बोली, मुश्ताक? कौन मुश्ताक? मैंने बेसाख्ता उसके गाल पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद करते हुए तंज़िया अंदाज में कहा, वो मुश्ताक महर जिसके साथ इस वक्त तुम रंग रलियाँ मना रही थी। सफ़िया की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले। वो खौफज़दा नज़र से यकटुक मुझे देखे चली जा रही थी। मैंने आवाज़ देकर हवलदार को कमरे के अंदर बुला लिया और तहकमाना अंदाज में कहा, अल्लाह बख्श, सफ़िया को हथकड़ी पहना दो।
जस्ती पेटी के अंदर से मुश्ताक मेहर को बरामद करने में भी मुझे किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। इसके पास रात गए सफिया की ख्वाबगाह में अपनी मौजूदगी का कोई माकूल जवाब नहीं था, लिहाजा कमाल डिटाई के साथ उसने बाहर आते ही मुझे भारी रिश्वत की पेशकश कर दी। मैं पहले ही इसकी बातों से भरा बैठा था। इसकी इस हरकत ने मेरा पारा 7वें आसमान तक पहुंचा दिया। सफिया को औरतजात जानते हुए मैंने महज एक तमाचे पर इक्तफा किया था, लेकिन मुश्ताक मेहर को मैंने जी भरकर अपने गजब का निशाना बनाया, फिर गिरफ्तार करके थाने ले आया। वो दोनों रंगे हाथों पकड़े गए थे, लिहाजा इनकी ज़बान खुलवाने के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी। उन्होंने मंजूर अहमद और झूरे के कत्ल का इतराफ़ कर लिया। तफसीलात के मुताबिक सफिया और मुश्ताक मेहर में काफ़ी अरसे से दोस्ताना ताल्लुकात चल रहे थे और इनके मामलात के हवाले से झूरे को किसी हद तक शक भी था। उन्होंने झूरे को अपने रास्ते से हटाने के लिए एक मंसूबा बनाया। चुनाचे मुश्ताक मेहर ने 3000 की ज़मीन 1500 में उसके हाथ फरोख्त करने का लालच दिया। सफिया ने अपने आशना को बता दिया था कि झूरा रकम का बंदोबस्त करने अपने दोस्त तनवीर जट के पास चुन्नीवाल जाने वाला है। प्रोग्राम के मुताबिक झूरे की वापसी पर मुश्ताक मेहर ने इसे मौत के घाट उतारकर कमरे के अंदर ही दबा देना था। इस मकसद के लिए मुश्ताक मेहर 3 अप्रैल को झूरे की आमद से कबल ही घात लगाकर उसके घर में बैठ गया। उसके बाद झूरे के साथ जो हालात पेश आए होंगे उसका आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी रात के आखिरी पहर मैंने जस्ती पेटी के नीचे वाले कच्चे गीले फर्श की खुदाई करके झूरे की लाश को भी बरामद कर लिया था। इस ठोस सबूत ने इन्हें इकबाल जुर्म करने पर मजबूर कर दिया। इनका ख्याल यही था कि झूरे की गुमशुदगी को जंगली डाकुओं की किसी बेईमाना कार्रवाई के खाते में डाल दिया जाएगा और वो दोनों अपने मज़मूम मकासद में कामयाब हो जाएंगे, और ऐसा हुआ भी था। एक लम्हे के लिए मैं भी डाकुओं के बारे में सोचने पर मजबूर हो गया था, लेकिन फिर मुश्ताक मेहर की बेहतियाती और जिले की फुर्ती ने पासा पलट दिया। सफिया सारा इल्ज़ाम मुश्ताक मेहर को दे रही थी कि वो इसके वरगलाने में आ गई, और मुश्ताक मेहर का मौक़िफ़ यह था कि सफिया ने अपने शौहर को ठिकाने लगाने के लिए इसे अपना मोहरा बनाया और वो इस शातिर औरत के बहकावे में आ गया, वरना वो झूरे की जान लेने के हक़ में नहीं था। ये सारी तौज़ीहात, दलाइल और सफाइयाँ बेसूद हैं। सफिया और मुश्ताक मेहर का दोस्ताना झूरे का असल कातिल था। इसी जहरीले दोस्ताने ने एक मासूम इंसान की जान लेकर इसके हंसते बसते घर को उजाड़ दिया था, और इस बर्बादी में सफिया और मुश्ताक मेहर बराबर के हिस्सेदार थे।